एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ये चैप्टर आपका इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुक 1 का। वाई? बिकॉज देखो, आपका जो यूएस हेजेमोनी चैप्टर है वो अब आपके कोर्स में से डिलीट हो चुका है, ठीक है। और यूएस हेजेमोनी के जो 2 टॉपिक्स हैं वो अब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड हो गए। तो समझ लो आप, ये चैप्टर 1 नहीं है, अब 1.5 चैप्टर हमें पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स यूएस हेजेमोनी के भी पढ़ने हैं और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी तो पूरा का पूरा ही पढ़ना है। और सेकेंडली 3 टॉपिक्स और ऐड हुए हैं। तो देखो कितना आप सोच सकते हो डिफिकल्ट सा हो गया है, पर कोई डिफिकल्टी की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करी हूँ, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जो यूएस हेजेमोनी से पढ़ना है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी और जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो लेट मी शो यू क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन पढ़ना है, यानी कि इंटायर चैप्टर ऑफ आवर बुक 1 जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लिखा हुआ है, और पूरा का पूरा चैप्टर तो वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड टॉपिक, ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड टॉपिक है ये यूएस हेजेमनी में से आया है। आई विल टीच यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है ये मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान वॉर। ये एक नया एडेड टॉपिक है जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड हुआ है। क्या? अफगानिस्तान वॉर। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे पास अभी न्यू बुक्स नहीं आई है ना, नई बुक्स नहीं आई है जिसमें अफगानिस्तान वॉर का टॉपिक गिवन हो। तो ये टॉपिक मैं आपको अपने पास से कराऊंगी, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जितना ज़रूरत होगा आपके एग्जाम के लिए। अफगानिस्तान वॉर मैं आज आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। गल्फ वॉर यूएस हेजेमोनी में गिवन है। फिर आता है दूसरा ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS, ये एक ही है। CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा ये अरब स्प्रिंग। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, तो लास्ट ईयर की वीडियोस में भी बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाया था। बट अब डिजिटल बोर्ड है तो दोबारा से पूरा का पूरा हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी प्लस यूएस हेजेमोनी के 2 टॉपिक्स बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सो दैट विल गेट फुल मार्क्स इन आवर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम, ठीक है। और अब बात आती है पॉलिटिकल ही नहीं, हिस्ट्री, इको जोग्राफी, sociology and your psychology. Each and every subject of humanities are there on my channel. तो all the class 12 students जाकर आप अपनी पढ़ाई जल्दी से शुरू करो। सारे चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी का मेरी लिंक मिलेगा जहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट राइटिंग के नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स भी हैं, उनमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। बस वहाँ जाना और उसको आपने स्क्रीनशॉट्स लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सबसे पहले तो पूरा का पूरा अपनी जो बुक में आपका गिवन है वही हमें पढ़ना होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या है चैप्टर का नाम? बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी का एंड हो जाना। तो उससे पहले हमें बाइपोलैरिटी का गाइस मतलब तो पता होना चाहिए, दैट एग्जैक्टली व्हाट इज दिस बाइपोलैरिटी। तो ये बाइपोलैरिटी होती क्या है एक्चुअली में। तो लास्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा यानी कि पहला चैप्टर इस बुक का क्या था? कोल्ड वॉर एरा। उस कोल्ड वॉर एरा में हमें पता चला कि 2 सुपर पावर्स के बीच में क्या शुरू हो गया था? 2 सुपर पावर के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन बन गई थी। और जो हमारा वर्ल्ड था उसको उस समय पे ही बोल दिया था हमने बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मतलब यूजुअली हमारे अर्थ के 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, है ना, और एक होता है साउथ पोल। ऐसे हमारी अर्थ जो है डिवाइड हो रखी है। इसी तरीके से कोल्ड वॉर के सिचुएशन के टाइम पे जो हमारा अर्थ था वो 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया था। एक यहाँ बन गया था हमारा USA, ठीक है, पहली सुपर पावर, और दूसरा हो गया था USSR, हमारी दूसरी सुपर पावर, और इनके बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। तो हमारा वर्ल्ड क्या बन गया था? एक बाइपोलर वर्ल्ड में हम उस समय पे रह रहे थे। कोई एक USA के साइड होगा या फिर कोई USSR का चमचा होगा। ये सब मैं आपको कोल्ड वॉर में पढ़ा चुकी हूँ। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है दैट कैसे ये जो बाइपोलैरिटी थी ये खत्म होती है, यानी कि इनमें से एक सुपर पावर का विनाश हो जाता है, इनमें से एक सुपर पावर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कौन सी सुपर पावर डिस्ट्रॉय होती है? ये USSR, सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो खत्म हो जाती है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो इस चैप्टर में एंटायर हम ये पढ़ेंगे दैट कैसे ये USSR खत्म होता है, कैसे इसका एंड हो जाता है। और भाई जब USSR खत्म तो बाइपोलर वर्ल्ड भी खत्म, फिर तो एक ही रह गया ना हमारे पास USA। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट कैसे जो हमारी सेकंड सुपर पावर है वो खत्म होती है। तो अगर आपसे पूछे कि चैप्टर का मतलब क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब क्या है, तो बाइपोलैरिटी मतलब क्या है? जब 2 सुपर पावर थी, एक USA नीचे USSR, और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब जब हमारा USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, तो भैया बाइपोलर वर्ल्ड भी खत्म हो गया भाई, बिकॉज दूसरा तो यहाँ से अब हट गया ना, ये वाली
सुपर पावर तो हट गई, अब बस एक ही सुपर पावर बची, तो बाइपोलर वर्ल्ड नहीं बचा, फिर बच जाता है हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर हो, और बाइपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे दो सुपर पावर हो। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दैट कैसे हम बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में जाते हैं, कैसे बाइपोलर वर्ल्ड एंड हो जाता है। सो द चैप्टर नेम इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और कौन से वाली सुपर पावर का विनाश, डिस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं, सोवियत यूनियन का। ठीक है, तो अब इस सब चीज़ की शुरुआत कैसे होती है, इतनी बड़ी सुपर पावर खत्म होने के लिए, जैसे कहते हैं ना आग लगने से पहले चिंगारी होती है, तो चिंगारी कहाँ उठी थी ये हम देखते हैं। सबसे चिंगारी कहाँ लगी थी, तो भाई ये तो हमें पता है कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे क्या हुआ था, व्हेन कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। तो उस समय पे जो पूरा का पूरा आपका यूरोप था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। हम रिवाइज कर लेते हैं पहले चैप्टर को। एक ईस्ट यूरोप बन गया था, एक वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप यूएसएसआर की साइड चला गया था, और जो वेस्ट यूरोप था वो यूएसए की साइड चला गया था। अब ये चीज़ आप मुझे बताओगे, यूएसएसआर की साइड गया था मतलब ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था। आइडियोलॉजीज पढ़ी थी हमने अभी लास्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा में। कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, वो आइडियोलॉजी जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमने 11th में भी ये पढ़ा था। कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हमें फोटो लगा रही हूँ, उसमें देखो क्या होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में देखो बेसिकली ये होता है सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होती। जैसे स्कूल है वो गवर्नमेंट का है, फार्म है वो गवर्नमेंट का होगा, कोई फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट की होगी, इक्वालिटी होती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो अमीरी गरीबी बिल्कुल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अब यहीं हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे इंडिया को ही आप मान लो, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और कम्युनिस्ट में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ये जो यूएसएसआर था ये कम्युनिज्म पे चलता था, और यूएसए चलता था कैपिटलिज्म पे। अब जैसे कि हमारे यूरोप के अंदर हुआ था ना कि वेस्ट यूरोप तो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड बन गया था, यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करा था, और ईस्ट यूरोप यूएसएसआर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करा था। जैसे मुझे मान लो अगर मैंने यूएसए के साथ साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में चली जाऊंगी, और अगर मैंने यूएसएसआर के साथ कर दिया तो मैं कम्युनिस्ट बन जाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरीके का जैसे पूरे यूरोप में डिवीजन हुआ था, वैसा ही डिवीजन हुआ था यहाँ बर्लिन के अंदर। कहाँ पे, बर्लिन के अंदर। बर्लिन के अंदर तो एक बिल्कुल ही अजीब सा केस होता है। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है बर्लिन, हिटलर वाला जर्मनी ना, हाँ वही जर्मनी। बर्लिन के अंदर क्या होता है, जैसे ये देखो ये पूरा शहर था बर्लिन। अब इस बर्लिन में ऐसे यूँ बीच में से दीवार डाल दी जाती है। तुम कहोगे भाई दीवार क्यों डाली, पूरे इतने बड़े शहर के बीच में, भी आपको दीवार भी दिखाती हूँ। पूरे शहर के बीच में इतनी बड़ी सी दीवार डाल दी जाती है, और ये कह दिया जाता है जो आधा हिस्सा तो चला गया हमारा वेस्ट की तरफ, यानी कि आधा हिस्सा जो था बर्लिन का वो यूएसए की आइडियोलॉजी पे चलना स्टार्ट कर देता है कैपिटलिज्म की, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा होता है उसको बोल दिया गया ईस्ट बर्लिन, और वो किसकी आइडियोलॉजी पे चलना शुरू कर देता है, यूएसएसआर की। तो यहाँ देखो पहले तो यूरोप का डिवीजन हुआ पूरे, एंड इनफैक्ट एक शहर तक को बीच में से डिवाइड हो चुका था। वो शहर कौन सा शहर था, वो बर्लिन। तो डेट इवेंट्स याद कर लेना, कब बनी थी ये दीवार, 1961 के अंदर ये दीवार बनी थी। बिल्ड इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन। ये एग्जाम में डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके आने वाला है, तो दिस इज अ 1 मार्कर, लर्न इट। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट कर दिया जाता है। मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग ये वॉल बनती है। तो ये एक और 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया। जो ये दीवार थी ये 150 किलोमीटर से भी लॉन्ग थी। कितने सालों तक ये दीवार खड़ी रही, 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही। तो समझ लो 28 साल तक पूरे शहर के बीच में लंबी सी दीवार थी। शहर के इस तरफ के लोग कम्युनिज्म गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते थे, और शहर के इस तरफ के लोग कैपिटलिज्म यानी कि सरकार के अंडर में नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप सब कुछ होता था वहाँ पे। तो इस तरीके का बर्लिन का जो डिवीजन था वो हो रखा था। बट सडनली क्या होता है, 9 नवंबर 1989 को, कब, 9 नवंबर 1989 को जो है लोग जाते हैं और इस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो ये जो हमारा ये बर्लिन था ये यूनिफाई हो जाता है ना, वो जाके इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये दीवार को तोड़ दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है दैट उन्हें कम्युनिज्म के अंडर में नहीं रहना था, यानी उन्हें यूएसएसआर के अंडर में नहीं रहना था। तो दैट मीन्स यूएसए जीत गया, यूएसए की आइडियोलॉजी बर्लिन के अंदर जीत गई थी। अब जो ईस्ट बर्लिन के लोग थे उनको भी जो बर्लिन था उसका डिवीजन नहीं चाहिए था, उन्होंने जाके दीवार तोड़ दी, और वो सिंबलाइज करा, वो एक पहला मोमेंट था जब ऐसा हुआ कि कहीं पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह हुआ और दीवार तोड़ दी गई। जब वो दीवार टूटी तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा का पूरा सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर
15 कंट्रीज, साथ में ईस्ट यूरोप की इतनी कंट्रीज जो उनके हिसाब से चल रही थी, एक के बाद एक के बाद एक सब डिसइंटीग्रेट होती चली गई। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? बर्लिन से हुई थी, जब बर्लिन की दीवार टूटी थी इन 9 नवंबर 1989। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हो जब इन्होंने ये दीवार तोड़ी, दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो जब ये दीवार टूट गई ना बीच में से, ये देखो ये दीवार बीच में से टूट गई और ये जो हमारा बर्लिन था ये पूरा का पूरा, ये पूरा बर्लिन हो गया। और अब ये पूरा का पूरा बर्लिन यूएसए वाली आइडियोलॉजी यानी कि कैपिटलिज्म पे चलना शुरू कर देता है। तो मतलब कम्युनिज्म तो खत्म हो गया ना यहाँ से। तो दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो कम्युनिस्ट ब्लॉक का खात्मा हो जाता है और ये फर्स्ट डिस्ट्रक्शन के बाद से धीरे धीरे सब जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये दीवार डली हुई थी एंड यहाँ देखो आप, ये लोग, ये दीवार थी ऐसे, इसके ऊपर स्प्रे पेंट भी हो रखा है। अभी भी म्यूजियम में बर्लिन के कई जगहों पे ये दीवार जो है वो रखी गई है। ये देख रहे हो आप लोग, इन्होंने, ये दीवार है और ये वो लोग हैं जिन्होंने दीवार में ये छेद करके इस दीवार को तोड़ दिया था। तो यही हम पढ़ेंगे भाई, इन्होंने तो छेद करके दीवार को तोड़ा और धीरे धीरे इसकी वजह से पूरा का पूरा जो ये हमारा सोवियत यूनियन था ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, हम पहले ये पढ़ेंगे दैट एक्चुअली में व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सोवियत यूनियन क्या था? रशिया और प्लस 14 कंट्रीज ऑन थी। इसके यूनियन को क्या बोला गया? यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले यूएसएसआर की डेफिनेशन क्या है या फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये बना कब था? ये बना था आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। तो दिस इज द सेकंड 1 मार्कर क्वेश्चन। ये बना था आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसके बाद से जो यूएसएसआर था उसका फॉर्मेशन हुआ एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। यानी कि जो रेवोल्यूशन हुआ इसमें क्या करा गया? सोशलिज्म को बढ़ावा दिया गया एंड कैपिटलिज्म को, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप को इन लोगों ने कहा ये हम फॉलो नहीं करेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बिगेस्ट अटेम्प्ट था जहां पे इतनी सारी कंट्रीज ने पूर्ण कम्युनिज्म को जो था आप कह सकते हो स्वीकार करा था। नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म? मैं फिर से एक बार फोटो लगा के आपको कम्युनिज्म की डेफिनेशन बता देती हूँ। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आप कुछ भी कह सकते हो, एंटायर इनके बेसिस सेम ही होते हैं। कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इनमें क्या होता है दैट एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। प्राइसेस से लेकर, इंडस्ट्रीज से लेकर, आप कह सकते हो फार्म से लेकर, और घर है, कुछ भी है, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट के हिसाब से जो पूरी सोसाइटी है वो चलती है। ठीक है, सपोज करो आप एक फार्म है, वहाँ पे 10-15 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको इक्वली वेजेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। कोई स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सब बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, हर एक को एजुकेशन मिलेगी, सब्सिडीज होती थी, वेलफेयर स्कीम्स होती थी। तो पूर्ण कम्युनिज्म जो था इन 15 कंट्रीज ने फॉलो करा था, रशिया और 14 और इन्होंने मिलकर अपना बनाया यूएसएसआर। इन्होंने टोटली अपोज करा था कैपिटलिज्म को, यानी कि इन्होंने टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करा। अब अगर हम अपनी बात करें, वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, हमारा अपना घर है, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते होगे, आपके पापा को कोई बिजनेस भी होगा, किसी की फैक्ट्री होगी, किसी का स्कूल होगा, किसी का हॉस्पिटल होगा, कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे। हम अपने पैसे कमा के अपने पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी लेनी है उतनी ले सकते हैं। बट यूएसएसआर में ये पॉसिबल नहीं था। एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड जब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है तो उसी चीज़ को कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रही होती है। और कहा जाता है दैट्स जो इन्होंने जब ये कम्युनिज्म अडॉप्ट करा ना, तो इन्होंने ये बोला कि हम एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगी तो एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बन जाएगी, रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस है सोसाइटी में से खत्म हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो तो वो कैसे होगा रिच एंड पुअर का डिफरेंस खत्म? फॉर एग्जाम्पल आप मानो जैसे कि अभी इंडिया में देखो आप, एक जगह पे प्राइवेट स्कूल है, एक जगह पे पब्लिक स्कूल्स हैं। जिस पे पैसा होता है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, जिस पे पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट में जाता है, या वो पढ़ते ही नहीं है, उनको एजुकेशन मिलती नहीं है। तो इन्होंने बोला कि कम्युनिज्म में जब सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इक्वालिटी होगी, अमीरी गरीबी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, हर एक को समान ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला? कम्युनिज्म इज इक्वल टू टोटल इक्वालिटी। हम इक्वालिटी लेकर आएंगे इन 15 देशों के अंदर एंड क्या होगा? एक अच्छी सी दुनिया हमारी बन जाएगी। इन्होंने अपनी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को क्या करा? इन्होंने अपनी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ था तो ये भी तो पता होना चाहिए दैट कौन संभालता था इन 15 देशों की गवर्नमेंट को। तो इन 15 देशों की गवर्नमेंट पे सिर्फ ए 1 पार्टी डोमिनेंस रूल था। 1 पार्टी डोमिनेंस रूल हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। दैट क्या होता है ये 1 पार्टी डोमिनेंस रूल गाइस? तो जैसे इंडिया की बात करो, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आप, इतनी सारी पार्टीज जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें से एक जीतते हैं
उनको हम अथॉरिटी लीडरशिप दे देते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस थी, यानी कि इलेक्शन के अंदर इन पूरे 15 कंट्रीज़ के इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करती थी, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो जीत जाते थे। तो वन पार्टी डोमिनेंस थी, और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कौन संभालता था पूरे के पूरे सोवियत यूनियन या यूएसएसआर की कमान? द कम्युनिस्ट पार्टी यूज टू रूल ओवर द होल सोवियत यूनियन। ये है पूरा का पूरा सोवियत यूनियन का मैप, आप देख सकते हो। ये रशिया और ये बाकी की सारी जितनी 14 रिपब्लिक्स थी, रशिया को मिला के 15 रिपब्लिक्स बन जाती है। बेलारूस, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, और ये आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे आप यहाँ रीड कर सकते हो। ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट आप ले लो जिससे आपको पता हो दैट एक्चुअली यूएसएसआर क्या है। तो भाई इस पूरे के पूरे यूएसएसआर के ऊपर वन पार्टी डोमिनेंस थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टीज पूरे यूएसएसआर के ऊपर डोमिनेट करती थी। तो ये 15 कंट्रीज जो थी दे ऑल यूज टू वर्क ऑन द कम्युनिज्म। अब धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे हमें पता है जिस समय पे कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, ईस्ट यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज आके इनके साथ ऐड होने लगती हैं। मतलब ये लोग भी कम्युनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वी ऑल नो क्या होता है, अलायंस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, यूएसए के साथ में चली जाती है वेस्ट यूरोप की कंट्रीज नेटो को साइन करके, एंड ईस्ट यूरोप में की सारी जो कंट्रीज थी वो चली जाती है यूएसएसआर के साथ वार्सो पैक्ट को साइन करके। तो अगर किसी बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट वाज द वार्सो पैक्ट, तो वो क्या था? इट वाज द अलायंस दैट वाज साइन बाय द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू बी द मेंबर ऑफ यूएसएसआर एंड टू वर्क ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। यानी कि वो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट था जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज ने साइन करा था यूएसएसआर के साथ, उसके अलायंस बन गए थे वो उससे, और उन्होंने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलना शुरू कर दिया था। और जब यहाँ ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज इसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं तो हमने उसको क्या बोला था कि ये सेकेंड वर्ल्ड बन गया था या फिर सोशलिस्टिक ब्लॉक बन गया है। आपको ये सब कोल्ड वॉर एंड ये वाला चैप्टर बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले तो बस ये 15 देश ही थे, और धीरे धीरे क्या होता है, इनका एक सेकेंड वर्ल्ड बन जाता है सोशलिस्टिक ब्लॉक, जब ईस्ट यूरोप की और कंट्रीज आके यहाँ यूएसएसआर में ऐड हो जाती है। एंड इतनी सारी कंट्रीज के अंदर अब इस समय पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, यानी कि किसकी गवर्नमेंट चल रही थी? हमारी पूर्ण कम्युनिज्म, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल पे था और कम्युनिस्ट पार्टी इन सबके ऊपर रूल कर रही थी। तो अब समय आ गया हम जाने व्हाट वर द यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट एक्चुअली में ये इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी कंट्रीज कैसे चलती थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो व्हाट वर द यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हमने इसे सुपर पावर मान रखा था? अब अमेरिका का आपको सबको पता है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है अमेरिका के पास। ठीक है, बट यूएसएसआर में क्या खासियत थी, अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट वर द यूनिक फीचर्स ऑफ द यूएसएसआर। तो यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना सबसे आसान है, तो आई वांट कि ये फ्लो चार्ट आप सब अपने नोट रजिस्टर में बना लो। तो देखो सोवियत यूनियन जो था बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर इसलिए बोला जाता था, इनके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम थे, यानी कि हर जगह पे इनके पास टीवी, रेडियो, फोन जो हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। रिमोट एरियाज तक भी जो है मास मीडिया की रीच थी, फोन, रेडियो सब कुछ वहाँ तक पहुँचते थे। अब यहाँ इंडिया में देखो तो आप रिमोट एरिया में जाकर नेटवर्क नहीं आते, बट वहाँ पे हर जगह पे रिमोट एरियाज तक कम्युनिकेशन सिस्टम जो था बहुत अच्छे से फैला हुआ था। नेक्स्ट, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी। अभी मैंने आपको मैप दिखाया भाई, इतना बड़ा एरिया एशिया का ये जो था ऑक्यूपाई कर रहे थे 15 जो देश थे ये, तो इनके साथ मिला के अगर इनकी एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके पास मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, बहुत एनर्जी रिसोर्सेज थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें, रेलवे लाइन्स हो गई, बसेज हो गई, रोड्स बनी हुई थी। अब हमारे यहाँ गाँव में जाओगे कच्ची सड़क होती है, इवन कई कंट्रीज में अगर आप गाँव में जाओगे गाँव तक जाने पर कच्ची सड़क होती है, रास्ता नहीं होता है, बट यहाँ पे उस जमाने में गाँव से लेके शहरों तक की सड़कें अच्छे खासी बनी हुई थी, रेलवे लाइंस भी थी, सब कुछ था, तभी उसको सुपर पावर का दर्जा हमने दिया था। नेक्स्ट हो गया फैक्ट्रीज, इनकी ऐसी बेहतरीन फैक्ट्रीज थी, फ्रॉम पिंस टू कार, सेफ्टी पिन से लेके नहाने के साबुन से लेके परफ्यूम से लेके आप कह सकते हो कपड़ों से लेके गाड़ियों तक, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, फ्रिज, सब कुछ ये लोग खुद ही बनाते थे अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। इन्होंने आज तक कुछ इंपोर्ट नहीं कराया। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर तो चीज़ें आप दूर रख दो, यानी कि वीट, राइस तो इन्होंने कभी कराया नहीं था इंपोर्ट। इनफैक्ट इन्होंने कभी टूल्स, मशीनरी, गुड्स भी कभी इंपोर्ट नहीं कराए थे। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा एडवांस थे ये लोग, कि अगर अभी भी अगर हम देखें, हम काफ़ी सारी चीज़ें जापानीज़ कंट्रीज से जो है इंपोर्ट करवाते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं हम अभी भी इंपोर्ट कराते हैं, बट ये लोग इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ भी इंपोर्ट नहीं कराते थे, सब कुछ इन 15 कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ में ही बनता था। तो क्या मज़ेदार इनकी फैक्ट्रीज़ होंगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे इनकी इन फैक्ट्रीज का भी क्या होता है। ठीक है, बट एक चीज़ और इसमें लिखी गई है कि इनका जो
फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट होते थे उसकी क्वालिटी हम वो वेस्ट वालों की क्वालिटी से मैच तो नहीं कर सकते थे, बट हाँ यूज़ करने में बड़े सही होते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थी भाई, अगर आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर में रह रहे हो तो बेसिक नीड सबको मिलती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन भी हर एक इंसान को वो अवेलेबल होता था। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाएंगे, उन्हें इलाज मिलेगा। एजुकेशन हर बच्चे को मिलती थी। बेसिक नीड्स खाना पीना और घर हर एक को मिलता था, वो सरकार प्रोवाइड कराती थी और यही कम्युनिज्म का एक बेसिक फीचर है। साथ में वेलफेयर स्कीम्स होती थी जिसके थ्रू सबको सब्सिडीज़ मिलती थी। तो अब तुम सोच रहे हो कि भैया भैया बड़ा अच्छा था यार ये तो सोवियत यूनियन, फिर ये क्यों टूट जाता है? तो ये तो यूनिक और पॉजिटिव फीचर्स हो गए सोवियत यूनियन के। तो अब भाई इसके डीमेरिट्स भी देख लो। अब खुद को तुम इमेजिन करो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूँ विद आईफोन, लैपटॉप, पबजी का पूरा आप कह सकते हो सारे पबजी जो आपका फेवरेट गेम है, और वाईफाई भी प्रोवाइड कर दूँ, खाने पीने का मज़ेदार सी डिश दे दूँ जो जो तुम्हें खानी है, सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ, बट कहूँ इस कमरे में ही रहना है, इससे बाहर नहीं आ सकते हो तुम, तो क्या वो फ्रीडम या क्या वो सारी लग्जरीज या क्या वो सारी बेसिक नीड्स तुम्हें सही लगेंगी? तो मैं कह रही हूँ कमरे में बंद नहीं रहोगे, तुम्हें सब कुछ मैं कमरे के अंदर ही दूंगी, नहीं ना। तो एग्जैक्टली हैपेंड विद दीज 15 कंट्रीज के पीपल। क्या था, इन्हें बेसिक नीड्स भी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट, रहना बहुत मुश्किल था उनके लिए। नो डेमोक्रेसी वॉज देयर, जैसे कि अंग्रेज़ों के समय पे हमारे इंडियंस की हालत थी ना, डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते उनके आगे, कम्युनिस्ट पार्टी वालों के आगे, ऐसा कुछ सिचुएशन थी। एंड देयर वॉज नो फ्रीडम। तो यही है, सोने के पिंजरे में अगर चिड़िया को रख दो तो वो नहीं रहना चाहती, उसके पास पूरा आसमान है। तो एग्जैक्टली दिस थिंग हैपेंड दैट जो लोग थे धीरे धीरे आप कह सकते हो परेशान हो चुके थे कम्युनिस्ट पार्टी रूल से। पूरे ये 15 कंट्रीज़ पे किसका रूल चल रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी का ही तो चल रहा था, वन पार्टी डोमिनेंट गवर्नमेंट थी। और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग थे वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक थे। ब्यूरोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है कि रिफॉर्म्स नहीं ला सकते थे। अगर हम अब इंडिया की बात करें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स करके रिफॉर्म ले आते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है या ये चीज़ अब समय के साथ इसे बदल लेना चाहिए, बट यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक, अगर किसी लीडर को बोल दो ये बात चेंज कर दो तो वो सुनते ही नहीं थे, चेंज करना तो दूर की बात। तो लोग कार्टून्स के थ्रू जो अपनी इच्छा थी उसको आप कह सकते हो दिखाते थे। जैसे किंग का रूल मान लो, डिक्टेटरशिप, तानाशाही करते थे ये लोग। बस ऑन पेपर्स तो ये था कि भाई ये इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बट बहुत ही करप्शन, अथॉरिटेटिव, लोगों की कोई बात नहीं मानी जा रही थी। तो ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन इसके डीमेरिट्स थे, ठीक है। एक पैराग्राफ भी दे रखा है बुक में जिसमें बताया एक बार क्या होता है, एक लॉर्ड मतलब समझ लो आप, कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर जाता है एक उसके पास, फार्मर के पास। तो फार्मर कहता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान जी की कृपा से आपकी बार तो देयर आर पोटैटो माउंटेन्स ऑफ पोटैटो, आलू के पहाड़ लग गया। तो फार्मर कहता है कि भैया इस साल तो बहुत बढ़िया फसल निकली है, पोटैटो के तो पहाड़ लग चुके हैं, आलूओं के पहाड़ लग चुके हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान जी की कृपा से। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कहता है देयर इज़ नो गॉड। तो आप देख सकते हो वो कितने ही क्रूअल थे, अथॉरिटेरियन थे, मतलब वो ऐसा दिखाना चाहते कि गॉड वॉड कुछ नहीं होते, हम ही है सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी वाले, गॉड वॉड कुछ नहीं होते। तो फिर फार्मर उन्हें रिप्लाई करता है इफ़ देयर इज़ नो गॉड देयर आर नो माउंटेन्स ऑफ पोटैटो ऑल्सो, कि अगर भगवान नहीं होते तो पोटैटो के पहाड़ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ आप क्लैश देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आप कह सकते हो क्रूअल रूल था, डिक्टेटरशिप टाइप ही रूल था हमारा यहाँ इन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का। सेकेंडली एक कमी और थी, ऑन पेपर्स के ऊपर तो रशिया और बाकी ये जितनी भी कंट्रीज थी इक्वल लेवल पे थी। जैसे मैंने आपको अभी पूरा मैप दिखाया ना, रशिया, इथोनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान सब इक्वल थे। बट अगर हम ऑफ पेपर देखें, पेपर से बाहर देखें, तो रशिया सबको डोमिनेट करता था। रशिया की दादागिरी इन 15 की 14 कंट्रीज़ पे चलती थी। एक बार क्या होता है कि बाकी जो कंट्रीज़ थी, मान लो अजरबैजान और जॉर्जिया और तजाकिस्तान, जो फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है, इन लोगों ने डिमांड करी कुछ कल्चरल राइट। जैसे कि अभी इंडिया की बात करो, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हम सबके अपने अपने कल्चर्स हैं ना, और हमें अलाउड है भाई कि हम अपने कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ यूएसएसआर की जो ये बाकी कंट्रीज़ थी, अब रशिया में और अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इतनी दूरियाँ थी, कल्चर डिफरेंस थे, तो लोगों ने मांगा कि हमें हमारा कल्चरल राइट्स कुछ फॉलो करने दो। तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई थी ना रशिया में, वो सीधा मना कर देती है कि किसी को कोई कल्चरल राइट्स नहीं मिलने वाले हैं। अब अगर हम राजस्थान, गुजरात और पंजाब के लोगों को मना कर दे कि आप अपना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते हो, तो विद्रोह तो होगा ही ना। एग्जैक्टली दिस हैपेंड। तो क्या होता है, जब कल्चरल राइट्स को मना कर दिया जाता है, लोगों के मन में फ्रीडम की चाहत और बढ़ जाती है। दे वांट कि अब नहीं रहना भाई, हमें हमारी कल्चरल राइट्स हमें नहीं दे रहे, तो वी डोंट वांट टू लिव दिस काइंड ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप समझ चुके हो यूनिक फीचर्स कहते हैं और इनके नेगेटिव फीचर्स कहते हैं। अब बात करते हैं भाई, इसको बोला तो अभी तक सुपर पावर ही चाह रहा है, ये बिल्कुल ही टक्कर का था यूएसएसआर का। तो इन दोनों के अब हम कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। तो अगर मिलिट्री पावर की बात करें, गोली बारूद, बम, पटाखे, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्स, इनकी बात करें तो यूएसएसआर दोनों ही इक्वल थे। इनको हाँ बहुत
प्रॉब्लम ज़रूर होती थी मैच करने में यूएसए से, बट स्टिल इक्वल थे। अगर कभी वॉर होता डायरेक्ट मिलिट्री वाला तो यूएसएसआर यूएसए दोनों में से किसी को विनर कहना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो मिलिट्री वाइज दे आर इक्वल, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। बट अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएसए की टेक्नोलॉजी के आगे इनकी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बने हुए, स्कूल बहुत अच्छे बने हुए, पार्क्स बने हुए, स्कूल अच्छे अच्छे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो भी यूएसए बहुत लेवल पे था और ये बिल्कुल ही डाउन थे। जैसे आप मान लो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अगर आप यहाँ देखो कोई गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में कुछ चीज़ होती है कई जगहों पे, तो करप्शन की वजह से वो उस हिसाब से नहीं चलती है। तो एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बस मिलिट्री इन्होंने जमा कर रखी थी अपनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट था एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। भाई यूएसए के अंदर भयंकर वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच गिवन था। कोई बाजार में खड़े होकर प्रेसिडेंट तक को भी कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया कुछ भी लिख सकती है, और वो लोगों के भले के लिए कोई किसी को कुछ काम करना कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो। बट यहाँ यूएसएसआर में आप यहाँ ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे उनके आगे अपना मुंह भी नहीं खोल सकते थे। लोग जोक्स और कार्टून्स के थ्रू अपनी डिमांड को आप कह सकते हो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे हम इंडियंस के साथ होता था जब ब्रिटिशर सेंसरशिप लगाते थे, हाउ वी यूज्ड टू डिटरमाइन आवरसेल्व्स, तो एग्जैक्टली दिस सिचुएशन थी। कोई बात नहीं, चलो यूएसए के हिसाब की इनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट ये बेसिक नीड्स तो अपने लोगों की पूरी करते हैं। बट ये चीज़ भी खत्म होने लगती है आफ्टर द 1979। 1979 के अंदर क्या होता है, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन के लोग अफगानिस्तान में घुस जाते हैं और वहाँ पे हो जाता है वॉर शुरू। क्यों हुआ था वॉर शुरू, व्हाट वाज अफगानिस्तान वॉर, वो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया इस साल का एडेड टॉपिक है अफगानिस्तान वॉर, ठीक है। तो बहुत डिटेल टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। यहाँ हम पूरे चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो द सोवियत इन्वेजन वॉज डन इन द अफगानिस्तान इन 1979। और देखो जब भी कोई कंट्री वॉर पे जाती है तो उसकी इकोनॉमी ऐसे डगमगाने लगती है। क्या हुआ वॉर के टाइम पे, बहुत सारे सोल्जर्स, फार्मर्स जो थे वो सोल्जर्स बन के वॉर लड़ने के लिए चले गए। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाती है। एंड एक समय ऐसा भी आया कि इन्हें फूड मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो था उसको इंपोर्ट करवाना पड़ा। कहाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक से लेके पिन सेफ्टी पिन गाड़ियाँ सब बना रहे थे। अब वॉर की वजह से एक ऐसी सिचुएशन बन गई इनके लिए दैट इन्हें खाने पीने का सामान भी जो था वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। एंड एट द एंड क्या होता है, 1970s के एंड में, 79 में इन्होंने वॉर लड़ना शुरू करा, 70s के एंड में इनकी इकॉनमी डगमगाने लगती है। इनकी बेसिक नीड जो लोगों को मिल रही थी ना, पहले मैंने कहा तो मैं बंद कर दूंगी कमरे में आईफोन वाईफाई और वो सब देखे, तो भैया एक समय ऐसा है जब आईफोन वाईफाई और जो बाकी पबजी और ये सब दे रखा था वो भी तुमसे छीन लिया गया और बिना किसी चीज़ के तुम्हें बंद रहना पड़े, तो क्या लोग रहेंगे? नहीं। तो यही होता है 1970s के एंड में इकॉनमी डगमगाने लगती है एंड एट द एंड वो स्टैग्नेट हो जाती है, इकॉनमी बिल्कुल डाउनफॉल में जाने लगती है। और यूएसएसआर जो फेमस था किस चीज़ों के लिए कि भैया लोगों को सब कुछ बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ भी होनी ख़त्म होने लग जाती है। एंड आप समझ चुके होंगे यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही बनता है, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था और कहा जाता है उसमें ये जो लीडर हैं हमारे गोर्बाचोव, इनका कुछ बड़ा सा हाथ था। तो लेट अस सी हु वाज गोर्बाचोव एंड कैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो ये गोर्बाचोव कौन है? ही इज़ मिशेल गोर्बाचोव, ठीक है। कब ऑन हुए थे? 1931 में। बर्थ डेट आपको याद नहीं रखनी है इनकी, बट ये ज़रूर याद रखना, ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये 1985 के अंदर सोवियत यूनियन यूएसएसआर के क्या बन जाते हैं? जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। जनरल सेक्रेटरी मतलब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के, यानी कि 15 देशों का प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी कौन? मिशेल गोर्बाचोव। और ये ना थोड़ी डिफरेंट पर्सन थी, ये बाकी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की तरह अथॉरिटेरियन और बदतमीज़ नहीं थे एंड करप्टेड नहीं थे। ही वांटेड कि कुछ रिफॉर्म्स आए, यानी कि अब ना ये चाहते थे कि यूएसएसआर जो पिछड़ा हुआ रह चुका है ना, हाँ है तो सुपर पावर, मिलिट्री तो बहुत ही सुपर पावर के पास, बट फिर भी बहुत पिछड़ा हुआ था यूएसएसआर टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये चाहते थे कि भाई जो यूएसएसआर के लोग हैं उनको पता क्या दिखाया जाता था यूएसएसआर के लोगों को कि भैया ये वेस्ट, ये जो अमेरिका वाले लोग हैं तो बहुत बेकार जीवन जीते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, बट हमारे जो ये वाले लोग हैं कम्युनिज्म वाले वो हैप्पी है। तो गोर्बाचोव चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स लेकर आऊँ मैं। क्या मैंने रिफॉर्म देखो हाईलाइट करके रखा है। गोर्बाचोव सोसाइटी के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट है सोवियत यूनियन के अंदर जो रिफॉर्म लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए ये सब चीज़ें एंड नई तरीके की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो सोवियत यूनियन के अंदर। तो गोर्बाचोव क्या रिफॉर्म लाना चाहते थे? सबसे पहले थे गोर्बाचोव चाहते थे कि जो यूएसएसआर के लोग थे सारे के सारे, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वेस्ट, कि भाई उन्हें पता चल जाए कि एक्चुअली में
जो वेस्ट के लोग हैं कितने खुश रह रहे हैं। उनके पास डेमोक्रेसी थी, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, तो एक तरीके से वो ये कहना चाहते थे दैट यूएसएसआर के लोगों को पता चल जाए कि भैया वो लोग हमसे बेटर है और वो हमसे बेटर जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट ही वांटेड डेमोक्रेसी। गॉर्बाचोव को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी, तो ही वॉज अ गुड पर्सन ओनली। आप समझ सकते हो कि वो चाह रहे हैं कि करप्टेड रूल खत्म हो, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। दूसरा, वो चाहते थे नॉर्मलाइज द सिचुएशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि वो चाहते थे कि ये जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाए। बिकॉज देखो कोल्ड वॉर की वजह से ना तरक्की नहीं हो पा रही थी यूएसएसआर की, हर समय मिलिट्री में ही लगे हुए थे वो लोग, और ना ही फैक्ट्रीज पे ध्यान दे पा रहे थे, ना ही अपनी आप कह सकते हो एडवांसमेंट की तरफ ध्यान दे पा रहे थे। तो थर्ड, वो चाहते थे कि जो ये है कोल्ड वॉर खत्म हो जाए और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो भाई क्या होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट यूरोप ईस्ट यूरोप बढ़ चुका था, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है कि उन्हें यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहा है। क्यों? बिकॉज देखो वो तो पास में ही रहते थे ना वेस्ट यूरोप के, उनको तो दिख रहा था वो लोग ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके यूएसएसआर को छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे बर्लिन में हुआ, बर्लिन ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन, तो भाई ईस्ट वालों को देखा वेस्ट वाले हमसे ज़्यादा अच्छे रहे, दीवार तोड़ी, खत्म कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो एक्जैक्टली ईस्ट यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी ऐसे होने लग गया, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कि बहुत ज़्यादा करप्टेड और ऑथोरिटेरियन हो रही है, हमें इसमें नहीं रहना है। तो गॉर्बाचोव को ये चीज़ समझ आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि पहले ही रिफॉर्म कर दिया जाए। गॉर्बाचोव ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, टूट जाए, वो चाहते थे रिफॉर्म्स आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए और कम्युनिज्म खत्म हो जाए और अच्छे तरीके से यूएसएसआर चलने लग जाए। बट जो इन्होंने सोचा था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। क्या होता है, पहले तो गॉर्बाचोव जब प्रेसिडेंट बनते हैं ये रिफॉर्म्स लेकर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा, ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और यूएसएसआर के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन? ही इज द पर्सन हु एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द यूएसएसआर। पहले तो गॉर्बाचोव डेमोक्रेसी लेकर आते हैं। क्या लाते हैं? डेमोक्रेसी। उसके बाद ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं गॉर्बाचोव। तो दो चीज़ें हो गई। थर्ड, व्हाट ही डिड, ये पॉलिसी लेकर आते हैं पेरोस्त्रिकी की। ये क्या है? एक रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस करी हूँ। ये पेरोस्त्रिकी लेकर आते हैं यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग। ये कहते हैं कि पूरे यूएसएसआर को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, यानी कि इन 15 कंट्रीज़ को दोबारा से एक नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ढंग से इन्हें चलाने की ज़रूरत है, नए तरीके के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिससे ये 15 कंट्री शांति से डेमोक्रेसी से एडवांसमेंट की तरफ जाएँ और ये मिलिट्री गेम्स और ये कोल्ड वॉर की टेंशन को छोड़ दे। तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने का सोचा, उसे बोला पेरोस्त्रिकी एंड गैलेनिस्ट। गैलेटनेस मतलब ओपननेस। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो अनअकाउंटेबल थे, वो लोगों को जवाब नहीं देते थे, तो इन्होंने बोला ओपननेस आए सोसाइटी के अंदर, डेमोक्रेसी मिले, सेंसरशिप हट जाए एंड क्या हो, रीस्ट्रक्चर हो सोसाइटी। तो बहुत ही अच्छी सोच थी हमारे गॉर्बाचोव की। एंड ये क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिश कर देते हैं रिफॉर्म्स, यूएसएसआर बन जाता है डेमोक्रेटिक और एक बिल्कुल ही ओपन एनवायरनमेंट यूएसएसआर में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो भाई लोग तो बड़े खुश होते हैं जब यूएसएसआर के अंदर ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, तो लोग तो बहुत खुश हैं, डेमोक्रेसी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो गॉर्बाचोव जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी तो लोग तो बहुत खुश हो गए। बट देन सडनली क्या होता है, लोग तो खुश थे, लोग फ्रीडम में रहकर दे वर वेरी हैप्पी, बट जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइन लीडर्स थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर्स जो पहले करप्शन के थ्रू बहुत मजे में अपने लाइफ जी रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगता। एंड व्हाट दे डिड, 1991 के अंदर एक मिलिट्री कूप होता है। अगर आपको मिलिट्री कूप का मतलब नहीं पता, मिलिट्री कूप क्या होता है, तख्ता पलट। यानी कि क्या होता है, मिलिट्री लीडर आके जो पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है उनको हटा देते हैं और मिलिट्री का रूल जो है कंट्री के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है। तो क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ना जोड़ देते हैं मिलिट्री लीडर्स को कि भाई आप जाके तख्ता पलट कर दो, गॉर्बाचोव को हटा दो और मिलिट्री रूल लगा दो सोवियत यूनियन के अंदर। और ऐसा ही होता है, जो गॉर्बाचोव जिन्होंने इतनी कोशिश करी रिफॉर्म लाने की, डेमोक्रेसी तक इस्टेब्लिश कर दी यूएसएसआर में, उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह एक मिलिट्री लीडर आके रूल करने लगते हैं और फिर से वो डेमोक्रेसी रिफॉर्म जो भी गॉर्बाचोव लेकर आया होता है सब कुछ हटा देते हैं और ओल्ड स्टाइल ओल्ड स्कूल रूल शुरू हो जाते हैं, वही कम्युनिज्म वाला, सब कुछ अथॉरिटेरियन वाला। अब ये कहा जाता है भाई लोगों ने अगर एक बार फ्रीडम टेस्ट कर ली तो वो फिर से जेल के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है, फिर से लोग 1-2 दिन को तो उन्हें मतलब आप समझ लो कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी में वो रहे और फिर से अब उन्हें ओल्ड स्टाइल स्कूल में रहना पड़ा था। तो अब लोग चुप नहीं रहे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उस ओल्ड स्टाइल रूल में रहना। क्या होता है, एक पॉपुलर इलेक्शन होते हैं फिर से, कहाँ पे, यूएसएसआर के अंदर, और वहाँ पे रशिया के एक लीडर थे बोरिस येल्त्सिन, वो जो है इलेक्शन जीत जाते हैं। बोरिस येल्त्सिन इलेक्शन जीत जाते हैं और सोवियत यूनियन के लीडर बन जाते हैं। कौन? ही इज़ बोरिस येल्त्सिन। इनकी फोटो मैंने यहाँ लगाई है, आप बुक में पढ़ सकते हो। तो बोरिस येल्त्सिन जो
है एक पॉपुलर इलेक्शन होते हैं और बोरिस येल्सिन को लोगों का बहुत सपोर्ट होता है एंड ये जो है रशिया के लीडर बन जाते हैं। अब बोरिस येल्सिन के रशिया में लीडर बनने के बाद काफ़ी सारे चेंज आते हैं, यानी कि यूएसएसआर का लीडर अब कौन बन गए थे, बोरिस येल्सिन। और सबसे पावरफुल स्टेट कौन सी थी, रशिया, तो ये रशिया में लीडर थे। तो इनके आने के बाद काफ़ी चेंज होते हैं सोसाइटी के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो क्या थी, पहले सारी की सारी पावर सिर्फ रशिया के हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया ना ऑन पेपर तो 15 इक्वल थे बट सारी पावर रशिया के हाथ में थी। धीरे धीरे येल्सिन के आने के बाद जो पावर थी वो धीरे धीरे ईस्ट यूरोप की कंट्रीज की तरफ मूव करने लग जाती है। ऐसा आता है जिस दिन रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स जो थी यूएसएसआर की, ये डिक्लेयर कर देती हैं दैट यूएसएसआर इज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड एंड दे आर फ्री। सडनली दिसंबर 1991 को ये 3 स्टेट्स रशिया, यूक्रेन, बेलारस, ये कहते हैं यूएसएसआर खत्म, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी खत्म और हम हो गए हैं फ्री, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं। एंड ये वो दिन था जिस दिन जो है आप कह सकते हो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, मतलब कि एकदम से क्या वो रीजन था जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो भाई जिस दिन रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने अनाउंस कर दिया कि वो फ्री हो गए हैं, यूएसएसआर खत्म, कम्युनिज्म खत्म, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी खत्म, तो उसी दिन जो था हमारा यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, तो आप क्या देख सकते हो, ये थी ईस्ट कंट्रीज जैसे कि बेलारस, यूक्रेन, रशिया, इन्होंने क्या बोला दैट सोवियत यूनियन बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी बैंड, और इमीडिएटली क्या होता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब इस डिसइंटीग्रेशन के बाद सब कंट्रीज बहुत खुश है, लोग बड़े खुश है, भाई खत्म कम्युनिस्ट पार्टी, अब हम डेमोक्रेसी के अंडर रहेंगे। तो जैसे ये डिसइंटीग्रेट होती है तो ये 15 की 15 कंट्रीज तो आप कह सकते हो बिल्कुल अकेली पड़ गई, बिना पेरेंट के पड़ गई। पहले सब इकट्ठी झुंड में चलती थी, अकेले हो गई। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अकेलेपन से दूर करने के लिए आप एक तरीके से कह सकते हो दे फाउंड द CIS। ये अपने आप को ये 15 कंट्रीज कहती हैं हम अपना एक ग्रुप बना रहे हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो आपका नया एडेड टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो ये अपनी CIS फॉर्म कर लेते हैं एंड CIS का, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या फाउंडिंग मेंबर बन जाता है रशिया। रशिया इनका फाउंडिंग मेंबर बन जाता है, जैसे नाम बनी थी ना वैसे ही ये एक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। रशिया उसका लीडर बन जाता है या फिर आप कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर बन जाता है रशिया उसका, और ये 15 कंट्रीज उसका पार्ट बन जाती है। अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज तो बहुत खुश होती है, जैसे आप ये मान लो बेलारस, मोल्दोव, ये सब कंट्रीज बहुत खुश थी, भाई अच्छा है छुटकारा मिल गया कम्युनिज्म से हमें। बट जो कंट्रीज खुश नहीं थी वो कौन सी थी, ये सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी, ये नाम लिखा है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, में आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ जिससे समझ आए आपको चैप्टर में क्या हो रहा है। बट ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ये खुश नहीं थी यूएसएसआर के खत्म होने पर, डिसइंटीग्रेट होने पे। वाई, बिकॉज ये ना इकोनॉमिकली वीक थी एंड इनको साथ में रह के यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये खुश नहीं थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपको एग्जाम में मार्कर F2 फॉल्स कॉम्पिटेंसी किसी में भी आ सकता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर नॉट हैप्पी विद द डिसइंटीग्रेशन बट ईस्टर्न कंट्रीज वर हैप्पी विद द डिसइंटीग्रेशन। अब देखो भैया इतना बड़ा यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, बट ये जो भर भर के इन्होंने मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे करे हुए थे पूरे यूएसएसआर ने मिलकर, अब उनका क्या होने वाला था। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि इनके जितने भी मिलिट्री थी यूएसए और न्यूक्लियर वेपन्स थे सब कुछ था, उसको किसको दे दिया जाता है, रशिया को। यानी कि आप मान लो एक यूएसए के पास जितने सारे बम थे और जितने यूएसएसआर के पास मिला के बम थे, मतलब इतने सारे बॉम्ब जो थे वो सब के सब रशिया को मिल जाते हैं। सारे न्यूक्लियर वेपन रशिया के नाम रजिस्टर कर दिए जाते हैं। तो आप सोच लो कि इस समय पे रशिया के पास कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। 15 कंट्रीज में से ये भी नहीं करा कि एक दो दूसरों को दे दे, नहीं, सारे के सारे सिर्फ रशिया को सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाते हैं। सेकेंड, यूएन की परमानेंट काउंसिल के अंदर, यूएन की जो परमानेंट काउंसिल थी उसमें यूएसएसआर की जो सीट थी वो किसको दे दी गई, वो सीट भी रशिया को दे दी गई। तो रशिया अब एक तरीके से कह सकते हो सक्सेसर स्टेट बन गया यूएसएसआर की। क्यों? क्योंकि हमें पता है पहले भी वही डोमिनेट, जैसे कि एक राजा मरता है तो उसकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाती है, उसके बेटे को। तो जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो यूएन की सीट मान लो और सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री मान लो सब रशिया को मिल गई। और अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होनी थी यूएसएसआर से, तो वो सब ट्रीटीज साइन करना किसने शुरू कर दिया, रशिया ने। एंड दस ओल्ड सोवियत यूनियन वाज डेड एंड बरीड। और क्या होता है, रशिया पावरफुल और ज़्यादा हो जाता है और एट द एंड क्या होता है, जो पुराना सोवियत यूनियन था वो मर जाता है और उसको दफना दिया जाता है। एंड ये सब कंट्रीज अपना एक CIS नाम का ग्रुप बना लेती हैं एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो इंट्रैक्शन रखने के लिए। तो CIS मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और अभी हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें डिटेल में, अब हमें पता तो चल गया भाई व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, कि भाई जब रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने कहा कि हमें नहीं रहना, कम्युनिस्ट पार्टी बैन और सोवियत यूनियन बैन, तो हो गया डिसइंटीग्रेशन। बट इंटरनली बहुत और रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो अब हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
पढ़ना है रीजंस ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। ये आपका 6 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें 5 पॉइंट्स में हमें आंसर लिखना होता है और पहले मैं आपको 5 पॉइंट समझा रही हूँ, फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला रीजन ये था, सोवियत यूनियन के अंदर इंटरनल वीकनेस होनी स्टार्ट हो गई थी। इंटरनल वीकनेस आप समझ सकते हो दैट मिलिट्री रूल बहुत ज़्यादा, मिलिट्री पे बहुत ये लोग खर्चा कर रहे थे, लोग खुश नहीं थे इनसे, इंटरनल वीकनेसेस वॉज देयर। सेकेंड था लैक ऑफ फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी, वेस्ट एरिया की कंट्रीज की हमसे ज़्यादा अच्छे से रह रही हैं, हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट रीजन था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। पहले तो देखो एक टाइम ऐसा था दैट सोवियत यूनियन के अंदर फैक्ट्रियाँ बढ़िया से चल रही थी, फार्मिंग हो रही थी अच्छे से और लोगों को बेसिक नीड्स मिलती जा रही थी। बट सोवियत यूनियन एक गलती कर रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा था मिलिट्री पे, हर 2 दिन बाद वॉर होते थे इनके, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था। और जब मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपको एक कमरे में बंद करा है विद ऑल द लग्जूरियस थिंग्स, आईफोन हो गया, वाईफाई हो गया, सब कुछ दे रखा है, तो आप चुपचाप रह रहे हो। कल को अगर मैंने वो भी छीन लिया आपसे तो आप कैसे रहोगे? तो एग्जैक्टली दिस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया। पहले लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन फ्री में मिल रही थी, अब वो भी बंद होने लग गई, तो लोग क्यों रहते उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे उन्हें वो भी नहीं मिल रहा था, साथ में फ्रीडम भी नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट वॉज जो पीपल थे, जो लोग थे, वो सोशलिज्म पे आप क्वेश्चन करना शुरू करते थे। सोशलिज्म क्या? वही सोशलिज्म जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, अब गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज़ ही प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, इनके पास पैसा ही नहीं बचा था कि ये लोग जो लोग हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो क्यों रहना चाहेगी जो पीपल थे ऐसे सोसाइटी में। और उन्होंने सोशलिज्म, ये जो उन्होंने कहा था ना हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, कैपिटलिज्म से बेटर कम्युनिज्म है, तो लोगों ने अब सोशलिज्म को क्वेश्चन करा, भाई आप अच्छे क्यों हो जब आप हमें बेसिक नीड्स ही नहीं दे पा रहे, तो आप किस बात के अच्छे हो। एंड नेक्स्ट वॉज द गोर्बाचोव के रिफॉर्म को भी बोला जाता है कि ये जो गोर्बाचोव रिफॉर्म लाया ना, तो इसने लोगों को, आप एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों को फ्रीडम टेस्ट करा दिया। और गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स की वजह से ही जो है यूएसएसआर जो था वो टूट गया, ये 15 कंट्रीज का जो इतना बड़ा यूनियन था ये टूट गया। तो अब इन सब रीजंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला आपका आता है इसमें इंटरनल वीकनेस एंड स्टैग्नेट इकोनॉमी। देखो ये मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स बना के लिखे, अपने नोट्स रजिस्टर में लिखो, सब याद हो जाएगा। इंटरनली वीक क्यों हो गया था और इकोनॉमी एकदम से आके थम क्यों गई हमारे यूएसएसआर की? तो सबसे इसका बेसिक रीजन ये था कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स पे भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। एक्सपेंसिव न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्स के ऊपर ही सारा, मिलिट्री के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। अब मिलिट्री पे खर्चा कर रहे थे, कोई बिल्डिंग, अब भाई हॉस्पिटल बनाने की जगह तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओगे तो एक समय पे तुम नुकसान में ही जाओगे ना। एग्जैक्टली दिस। नेक्स्ट, इन्होंने सैटेलाइट स्टेट्स बना रखी थी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ में। ये जो वार्सो पैक्ट साइन करके इन्होंने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ को अपने हिस्से में ले रखा था, उनके ऊपर एक सैटेलाइट स्टेट सिस्टम बना रखा था और उस पर बहुत पैसा खर्च होता था, तो आधा पैसा इनका यहाँ चला गया। नेक्स्ट, मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। क्या होता था? हर समय बाद वॉर हो रहा है, अफगानिस्तान इन्वेजन में इनको इतना खर्चा करना पड़ा, इतनी इनकी इकोनॉमी खराब हो गई दैट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वॉर की वजह से इन पर पैसा ही नहीं बचता था। नेक्स्ट, जो 5 सेंट्रल एशियन थी रिपब्लिक, जो मैंने भी आपको ऊपर दिखाई, तजाकिस्तान किर्गिस्तान वाली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, ये थोड़ी गरीब देश थे। तो जो अमीर वाले देश थे ईस्ट वाले, जैसे यूक्रेन, बेलारस, तो ये सोचने लगे कि भाई हम इन गरीब देशों को अपने साथ रखने के लिए अपने पैसे खर्च क्यों करें। तो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो इकोनॉमिकली इतनी बेटर नहीं थी, ना उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थी, तो ईस्ट वाली जो स्टेट्स थी यूक्रेन, बेलारस, तो इन्होंने कहा हमें इनको अपने साथ नहीं रखना है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपना पैसा लगाए इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे। नेक्स्ट था जो सिटीजन्स थे, जब गोर्बाचोव आए और गोर्बाचोव ने लोगों को बताया कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग तो हमारे से बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बाहर खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं। तो जब लोगों को ये पता चला कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हमसे अच्छे जी रहे हैं, तो ये चीज़ लोगों को पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक की तरह लगी। मतलब ये सोच लो, इतने बड़े देश में 15 देश हैं इस समय पे, वो पहले एक ही देश था, वो सब लोग इकट्ठे रह रहे थे और उनको ना ऐसी बातें कानों में डाली जाती थी कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बाहर की दुनिया बेकार तरीके से रह रही है, हम बहुत खुश रह रहे हैं। और जब उन्होंने एक्चुअली में उस बाहर की दुनिया को देखा कि यार हमसे वो कितनी बेटर रह रही है, तो लोगों को पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल शॉक लगा, लोग शॉक में आ गए, रेवोल्यूशन हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो वीक क्यों हुई इकोनॉमी? आपको सब एक लाइन में अगर आपको बताना हो, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी वीक क्यों हुई? वही न्यूक्लियर वेपन पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, इसलिए वीक हुई। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब इकोनॉमी एक समय पे आके थम क्यों जाती है और पॉलिटिकली भी ये स्टैग्नेट हो चुकी थी। क्यों भाई? 70 साल से करप्ट रूल कर रही थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 ईयर्स से रूल कर रही थी। 1917 में जब रेवोल्यूशन हुआ था तब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी,
सत्ता में, और 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल करा। अब 70 ईयर्स तक ये लोगों को ना ही फ्रीडम दे रहे हैं, करप्शन करे जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन हो गया। दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग बिल्कुल चुप होकर रहते थे। इफ़ दे वांट टू आस्क समथिंग, कोई रिफॉर्म लाना हो तो कोई मेजर नहीं था, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल वर एलियनेटेड, उन्हें कुछ नहीं पता होता था क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। और क्या होता था, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन था। अब जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना हमारा, अगर हमें कोई रिफॉर्म लाना है, हम आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है एंड हमारी बात मान ली जाती है। इनका कुछ नहीं था, टोटल करप्शन, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, ये हर समय पार्टी करते रहते थे। क्या इनकी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स पार्टी करते थे, ब्यूरोक्रेटिक थे, सारा पैसा अपनी जेबों में डालते थे, खुद लग्जूरियस घरों में रहते थे। रशिया के जितने भी लीडर्स थे ये तो मज़े में अपने बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रहते थे, और बेचारे लोगों को बस बेसिक नेसेसिटी देते थे। और एक टाइम ऐसा है तो बेसिक नेसेसिटी भी देनी बंद कर दी। तो पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मेन रीज़न क्या हुआ, करप्शन था। एंड द पार्टी वॉज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, कोई चेंज लाने की इनको वो नहीं थी। गोर्बाचोव चेंज लाने की कोशिश करी तो उसे मिलिट्री कुप के द्वारा हटा दिया गया। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस। पहला रीजन क्या हो गया, इंटरनल वीकनेस एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। आप पॉइंट 1 बोल्ड लेटर्स में लिखोगे। सेकंड रीजन क्या हो गया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। थर्ड रीजन होता है गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स। अब भाई गोर्बाचोव बेचारा भला करने चला पर भला वो कर नहीं पाए। क्यों, गोर्बाचोव ने क्या करा, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी और लोगों को एक्टिव कर दिया, सिटीजन्स को दिखा दिया कि भाई वेस्ट वाले हमसे अच्छा जीते हैं, और लोगों को फ्रीडम दे दिया उन्होंने। तो क्रिटिक्स थे गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स की। कुछ लोग कहते हैं दैट गोर्बाचोव सक्सेसफुल। अब देखो, सोवियत यूनियन के लोगों को क्या चाहिए था, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, और क्या चाहिए था, एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए था। वो सब गोर्बाचोव ने उन्हें दे दिया, बट फिर भी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, इसके ऊपर क्रिटिक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो गोर्बाचोव है, ही सेट द मोशन फोर्सेस, यानी कि इसने ना लोगों को एक्टिव कर दिया। पहले लोग चुपचाप आंखों पर पट्टी डाल के रह रहे थे कि भाई हम अच्छे हैं, हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में रह रहे हैं, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान, वी आर हैप्पी। बट गोर्बाचोव ने वो पट्टी खोल दी और एकदम से लोग ऐसे हो गए कि अरे हाय मैं नहीं रहना ऐसे सिस्टम में, रेवोल्यूशन एकदम से लोगों का स्टार्ट हो गया। तो लोग कहते हैं गोर्बाचोव ने बहुत जल्दीबाजी में मोशन फोर्सेस को सेट कर दिया और लोगों ने फ्रीडम मांगना शुरू कर दिया, इसलिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। जो रिफॉर्म्स करे वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि अगर आप पीपल्स की बात करें, क्रिटिक्स ऑफ द गोर्बाचोव रिफॉर्म्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पीपल जो है, लोग जो थे यूएसएसआर के, उन्होंने बोला कि गोर्बाचोव बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ये डेमोक्रेसी, रिकंस्ट्रक्शन और ओपननेस लाने की कोशिश तो कर रहा था, बट गोर्बाचोव वो वर्किंग वेरी स्लोली, ठीक है, ये लोगों का मानना था। बट अगर वहीं पे बात करें हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की, जिनके हाथों से उनका फ्रीडम, उनकी पावर छिन रही थी, वही जो लग्जूरियस महलों में रहते थे, अब उनको तो डेमोक्रेसी देनी पड़ रही थी, करप्शन खत्म करना पड़ा था, तो उन लोगों ने क्या बोला कि जो गोर्बाचोव है वो बहुत जल्दी चल रहा है। तो ये धीरे और जल्दी के बीच में गोर्बाचोव दोनों ही तरफ से इनका सपोर्ट हट जाता है, एंड एट दी एंड जब गोर्बाचोव को हटा भी दिया जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता। तो आप यहाँ देख सकते हो गोर्बाचोव ने डेमोक्रेसी भी देने की कोशिश करी, रिफॉर्म भी देने की कोशिश करी, बट उनको सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि गोर्बाचोव बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, इतनी जल्दी जो है लोगों को फ्रीडम नहीं देना चाहिए। और लोगों ने क्या बोला कि भाई गोर्बाचोव तो बहुत धीरे चल रहा है, और इस धीरे जल्दी के चक्कर में गोर्बाचोव लूज द सपोर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड एट द एंड सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। लास्ट सीजन क्या था, राइज ऑफ नेशनलिज्म। मैंने फिर से ये कंट्रीज का मैप क्यों खोला है, इसलिए खोला है बिकॉज जब फोर्थ रीजन क्या हुआ हमारा, पहला इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इंटरनल वीकनेस, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, गोर्बाचोव के रिफॉर्म, और चौथा रीजन क्या था हमारा, नेशनलिज्म की फीलिंग ऑन हो जाती है बिटवीन बाल्टिक रिपब्लिक्स में आती है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। 1 मार्कर क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इन कंट्रीज़ में और रशिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। अब ये लोग चाहते हैं कि भाई हमें नहीं रहना यूएसएसआर के साथ में, हमें अपना खुद का नेशन बनाना है। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था ना चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्या था, यूरोप की कंट्रीज़ में आई थी नेशनलिज्म की फीलिंग, फ्रांस बनाना है, जर्मनी बनाना है, इटली बनाना है। तो वैसे ही ये बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, रशिया में लोगों के मन में आ जाती है फीलिंग नेशनलिज्म की कि हमें अपनी खुद की कंट्री बनानी है। एंड धीरे धीरे दीज वर द 4 रीजन जिसकी वजह से जो है जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो एक बार लास्टली रिवाइज कर लेते हैं क्या 4 रीजन थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के। इंटरनल वीकनेस, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये 4 लाइन्स को आप अपने नोट्स रजिस्टर में कॉपी कर सकते हो, डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है एंड अपर पार्ट इसके ये है।
तो अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट तो हो गया, नाउ वी हैव टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, दैट ये जो सोवियत यूनियन था अब टूट गया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे। तो अब पढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब ये यूएसएसआर टूट गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। तो अब अगर लॉजिकली हम देखें तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या था, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, या फिर आप बोल सकते हो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर दोनों था, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, इसका रीजन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म, अपने आप ही यूएसए जीत गया, समझ में आ गया भैया यूएसए से बेटर है, यूएसएसआर से बेटर यूएसए है, और कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने फोटो लगाई है, ये जो कोल्ड वॉर था ये खत्म हो गया, यूएसएसआर एंड हो गया, यूएसए जीत गया, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब एंड ऑफ कोल्ड वॉर से हमें ये समझ में आया कि भाई ये जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था भाई ये भी खत्म हो गया। पहले आइडियोलॉजी का इनका डिस्प्यूट चल रहा था, कम्युनिज्म इज बेटर और कैपिटलिज्म इज बेटर, तो अब सबको समझ में आ गया ऑब्वियसली कैपिटलिज्म बेटर है और कम्युनिज्म हार गया, तो आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट पूरे वर्ल्ड में से खत्म हुआ। नेक्स्ट एंड ऑफ आर्म्स रेस, ये तो इन्होंने आर्मी की रेस लगा रखी थी ना, किस पे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन होंगे, ये बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, ये तीन आर्मी इकट्ठी करके रख रहे हैं, ये जो इनका सिस्टम था ये खत्म हो जाता है, आर्म्स रेस खत्म हो जाती है, आर्म्स रेस एंड हो गई। अब न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, मिलिट्री की जो एक आप कह सकते हो आपस में टसल कॉम्पिटिशन था वो खत्म हो गया, यूएसए और जो यूएसएसआर था उसका कोल्ड वॉर एंड हो चुका था। लास्ट चीज क्या हुई, लोगों के अंदर पीस आ गई। पहले लोग ना कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत डर में रहते थे कि भैया पता ना चले कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। हम स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं है व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही आप कह सकते हो मुश्किल समय था सिटीजन्स के लिए रहना, उस समय पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था तो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे एक ऐसा डिस्ट्रक्शन दोबारा झेलने के लिए। तो जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो लोगों को रिलीफ मिली, ठीक है भैया अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी एंड हो गया, आर्म्स रेस भी एंड हो गया, पीपल को एक पीस मिला था, भाई कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। तो इमीडिएट यहाँ फर्स्ट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन समझ में आ गया आपको, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सेकेंड कॉज क्या हुआ, पावर रिलेशन चेंज, जो पूरा वर्ल्ड था उसमें पावर का रिलेशन चेंज हो गया। पहले जैसे मैंने आपको बताया पावर रिलेशन कैसा था, बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा था, एक यूएसए एक यूएसएसआर, अब पावर रिलेशन चेंज हो गया था। अब क्वेश्चन मार्क लग गया था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी तो हो गई कि भैया अब हम क्या यूनिपोलर वर्ल्ड में रहने वाले हैं, बाइपोलर वर्ल्ड तो खत्म हो गया। तो लोगों ने पूछा क्या अब हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहेंगे या अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेंगे। तो जैसे आपको बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब पता है, वैसे मैं यूनिपोलर और मल्टीपोलर का भी मतलब बता देती हूँ। यूनिपोलर वर्ल्ड वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर होती है, जैसे कि आप मान लो एक ही सुपर पावर हमारे पास बची थी यूएसए। तो लोगों ने अब ये सोचा कि क्या हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में लेंगे, यहाँ पे सिर्फ यूएसए एक सुपर पावर अपनी दादागिरी सबके ऊपर हेजिमोनी चलाएगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूएस हेजिमोनी, या फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे अलग अलग देश एक दूसरे की टक्कर के आते हैं, इमर्ज होते हैं, जैसे कि इस समय भी देखो यूएसए इमर्जिंग नहीं, यूएसए तो है ही हेजिमोनी सुपर पावर, साथ में चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, इंडिया भी राइजिंग इकोनॉमी है, रशिया भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इवन इजराइल भी है आजकल। तो ये हो गया मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऐसे सिस्टम में रहेंगे हम जहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, सब देश आपस में आप कह सकते हो एक दूसरे को टक्कर भी देंगे और कंपैटिबल होकर रहेंगे, या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड यूएसए की हेजिमोनी रहेगी। तो पावर रिलेशन चेंज हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब आगे क्या होगा। एंड अगर हम एंड रिजल्ट देखें जो हमें मिला बाइपोलैरिटी के खत्म होने का, वो क्या था, वी स्टार्टेड लिविंग इन द यूएस हेजिमोनी, हम यूएस हेजिमोनी के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपका तो ये यूएस हेजिमोनी वाला टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है आपके कोर्स में से, बट फिर भी जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पढ़ाऊंगी जिसमें आपको अफगानिस्तान वॉर, CIS पढ़ाऊंगी, यूनिपोलर वर्ल्ड, गल्फ वॉर, तो उसमें आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा दैट जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है तो हम एंटर कर जाते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में, यूएसए की हेजिमोनी दादागिरी के अंदर यूएसए की रहने लगते हैं, यूएसए सबके ऊपर दादागिरी करना शुरू कर देता है। एंड देयर वर सर्टेन इंस्टीट्यूशन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये मर्ज होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, अब ये जो 15 कंट्रीज अलग हुई थी ना, बिछड़ गई थी यूएसएसआर से, जाते हैं यहाँ पे कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम संभालेंगे, इनको ठीक करेंगे अब हम। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे जाके, IMF वर्ल्ड बैंक स्टार्ट होते हैं, एंड एक्चुअली में ये क्या करते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जाके, ये भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही के साथ लिबरल डेमोक्रेसी,
पावर रिलेशन चेंज हो जाता है। पहले जहाँ पे लोग कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, स्टेट कंट्रोल इगैलिटेरियन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, नेक्स्ट क्या होने लगता है, लिबरल डेमोक्रेसी बन जाती है। अब काफ़ी सारी जो ये नई नई कंट्रीज इमर्ज हुई, इन लोगों ने क्या अपनाना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला रीज़न पढ़ लिया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड हो गया। दूसरा रीज़न जो है, पावर रिलेशन चेंज हो गए, हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर कर गए, मल्टीपोलर वर्ल्ड भी आपको समझ में आ गया, यूएसए की हेजेमोनी स्टार्ट हो गई, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए जिन्होंने इकोनॉमी संभालने की कोशिश करी, एंड लिबरल डेमोक्रेसी था। अब किस टाइप की डेमोक्रेसी, किस टाइप का सिस्टम चलने लगे हर कंट्री में, लिबरल डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया, हम आज़ाद हुए, हमने क्या अपना, लिबरल डेमोक्रेसी। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। नई नई स्टेट्स इमर्ज हुई हमारे वर्ल्ड मैप के ऊपर। जैसे मैंने आपको 15 कंट्रीज ऊपर दिखाई ना, 3-4 बारी मैप ले जाके, बाल्टिक रिपब्लिक, इथोनिया, लिथाविया, यूक्रेन, बेलारस, किर्गिस्तान, जो ये मैंने आपको स्टेट्स बताई। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कहते हैं, एक्चुअली में कंट्रीज होती है, ठीक है। तो कभी स्टेट कंट्री में कंफ्यूज मत होना, पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज को भी स्टेट कहते हैं। तो नई नई स्टेट्स हमारी इमर्ज हो गई। अब इन 15 नई कंट्रीज़ के सामने अलग अलग चैलेंजेस थे, अलग अलग चॉइसेस थी। यहाँ पे लोगों की एस्पिरेशंस थी, लोग चाहते थे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। तो ये जो 15 नई कंट्रीज़ निकली बाहर, इनके ऊपर सबकी नज़र थी, भाई अब क्या करेंगे ये। तो सबसे पहले कुछ कंट्रीज जो थी वो नेटो के साथ जाना चाहती थी। जैसे अगर आप यहाँ ईस्ट तरफ की जो कंट्री थी, उन्होंने सोचा भाई अब तो हम नेटो के साथ चले जाएंगे, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहती थी, जो EU के पास की थी, यूरोपियन यूनियन, आगे आप पढ़ेंगे, वो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहती थी। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो रशिया के साथ ही रहना चाहती थी। कौन सी, वो गरीब वाली, सेंट्रल एशियन वाली, रशिया के साथ में ही रहना चाहती थी। एंड इनके सामने नए नए चैलेंज थे, इन्हें अपनी नई आइडेंटिटी, पहले तो ये USSR थी, अब इन्हें अपनी नई आइडेंटिटी बतानी थी। हम किर्गिस्तान हैं, हम अज़रबैजान हैं, हम लिथुआनिया है, वी आर बेलारस, वी आर यूक्रेन। इन्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी थी इन सब कंट्रीज़ को, और नए रूल्स बनाने थे जिसके हिसाब से इन्हें अपनी कंट्रीज़ को चलाना था, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस। अब टॉपिक्स पढ़ते हैं, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। तो शॉक थेरेपी मतलब क्या हुआ कि शॉक लग गया था, देखो सारी की सारी कंट्रीज़ को। पहले ये जो CIS की जो कंट्रीज हमारी बन गई, ये 15 कंट्रीज, रशिया हो गई, बाकी जितनी भी कंट्रीज हो गई, जिन्होंने USSR को तोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया USSR से। तो इन्हें लग रहा था भाई कम्युनिज्म के अंदर हम बहुत ही मुश्किल से रह रहे हैं, जैसे ही कैपिटलिज्म आएगा हमारी सारी की सारी जो परेशानियां, मुश्किलें हैं, वो खत्म हो जाएंगी, हम कैपिटलिज्म में बहुत खुश रहेंगे। इन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी थी, ठीक है। बट इनकी ये जो सारे सोच थी उस सब पे पानी फिर जाता है जब ये लोग शिफ्ट करते हैं फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। पहले क्या था, गवर्नमेंट इन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी, ना करते भी, चाहे फ्रीडम नहीं मिला था, बट फिर भी वो बंद कमरे में आईफोन, PUBG और वाईफाई तो मिल रखा था ना, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़, एजुकेशन, खाना पीना, घर, कपड़े, सब कुछ इनको मिल रखा था, प्रोवाइडेड था फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडीज भी थी। बट जैसे ही ये कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म मतलब खुद कमाओगे खुद खाओगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्री ट्रेड वाला मार्केट। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक था, एंड इट वाज लाइक अ शॉक थेरेपी फॉर ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। तो ये जितनी कंट्री, ये 15 कंट्री और बाकी ईस्ट यूरोप की जो कंट्री जिन्होंने कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रखा था, जब उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ा तो उन्हें क्या बोल दिया, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। रिजाइम्स मतलब कंट्रीज। तो इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को शॉक थेरेपी जैसा एक एहसास हुआ जब ये जो ट्रांजिशन हुआ इनका फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। जब इन्होंने कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को छोड़ के कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी में एंटर करा, तो इट वाज लाइक अ शॉक टू एवरीवन, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएगी, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम to democratic capitalistic system which was influenced by the World Bank and IMF came to be known as the shock therapy। तो शॉक थेरेपी की डेफिनेशन में वर्ल्ड बैंक और IMF का मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि शॉक थेरेपी लगाई किसने थी, ये जो 15 कंट्रीज थी और बाकी सारी कंट्रीज थी जहाँ पे कम्युनिज्म चलता था पहले, वहाँ पे अब कैपिटलिज्म लाना था। तो कैपिटलिज्म लाने का जिम्मा दे दिया था IMF और वर्ल्ड बैंक को कि आप करोगे यहाँ पे काम, आप लेकर आओगे यहाँ पे ट्रांजिशन। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिशन हुआ इसको शॉक थेरेपी बोला गया। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वॉज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। भाई ट्रांजिशन करा क्यों था, क्योंकि कम्युनिज्म खत्म हो चुका था, अब इन्हें कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की ओर लेके जाना था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, ट्रांजिशन किसने कराया, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने ये बोल दिया दैट दे हैव टू मेक अ टोटल शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। ये कहा कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में टोटल शिफ्ट होगा। दैट मीन्स पुराने कोई भी स्ट्रक्चर जो कम्युनिज्म के अंडर में बने हुए हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, पहले कम्युनिस्ट टाइम में चलती थी, गवर्नमेंट के अंदर में कोई इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, कोई आप कह सकते हो फार्म था, वो सब अब बिकेंगे, वो सब अब प्राइवेट होंगे। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम हो गया कि जो कुछ भी पहले गवर्नमेंट के अंडर में था, अब सब कुछ उनको क्या करना था,
अब उन हर एक चीज़ को इनको क्या करना था, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में लेकर आना था। एंड दिस वॉज वेरी ड्रास्टिक। जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस, यानी कि पहले ज़माने में यूएसएसआर जिसके साथ ट्रेड करता था, इन्होंने ट्रेड अलायंस तोड़ दी है, नए नए लोगों के साथ ट्रेड करवाना शुरू कर दिया, फॉरेन FTI रिजाइम ऑन कर दी, यानी कि अब ऑल द कंट्रीज आर फ्री, कि किसी से भी ट्रेड कर सकती है। एंड लास्टली इन्होंने रशियन की जो करेंसी थी, यूएसएसआर की जो करेंसी थी रूबल, इसको क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया, करेंसी की वैल्यू कम हो गई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल था, तभी इसको शॉक थेरेपी बोला गया। तो ये जो शॉक थेरेपी लगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में जब ये लोग आए तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, ये हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। तो देखो, इट ब्रॉट रुइंस टू द इकोनॉमी। रुइंस मतलब बर्बाद कर दिया, तहस नहस हो गई इकोनॉमीज इन 15 देशों की जैसे ही शॉक थेरेपी लगी। सोचा तो इन्होंने बहुत था, ऑल प्रोमिसेस वर शैटर्ड। बहुत सोचा था इन लोगों ने कि यार बहुत मजे आएंगे, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड हो जाएगा, हम तो बड़े मजे में अपनी जिंदगी जीने लगेंगे, फ्रीडम मिल जाएगा। बट इससे उल्टा होता है, कुछ भी नहीं होता। पहले तो कम से कम इनको यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अंदर में बेसिक नेसेसिटीज मिल रही थी ना, रोटी कपड़ा मकान। अब इन्हें उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, स्ट्रगल करना पड़ा। व्हाट हैपेंड, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के अंदर बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या बोला कि ओल्ड स्ट्रक्चर्स को रूट आउट कर देंगे, कोई भी पुराने ज़माने की इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मशीनरी कुछ नहीं रहेगी। तो जो यूएसएसआर की बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्रीज थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, फ्रॉम पिन्स टू कार्स तक, जो फैक्ट्रीज फ्रॉम पिन्स टू कार्स तक सब कुछ बनाती थी ना, ये फैक्ट्री का सिंबल बनाते हैं हम, ये ऊपर चिमनी लगी हुई थी ना, ये फैक्ट्रीज जो पिन्स टू कार्स तक सब कुछ बनाती थी, कहा कि इन सबको, ये सरकार के अंडर में थी, ये कम्युनिस्ट के अंदर में थी। तो अब भाई कम्युनिज्म तो ख़त्म हो चुका था, तो अब इन सब जो ये फैक्ट्रीज थी, इनको कहा कि इनको क्या करा जाएगा, इनको बेच दिया जाएगा। क्या करा, लार्जेस्ट गैरेज सेल हुई, आपकी बुक में वर्ड लिखा है, लार्जेस्ट गैराज सेल हुई हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। ये जो महंगी से महंगी फैक्ट्रीज थी, इनको बोल रखा है थ्रोन अवे प्राइसेस पे इसको बेच दिया गया। क्या करा, ये कहा गया कि इन फैक्ट्रीज़ की क्या होगी, इन फैक्ट्रीज़ के ऊपर बोली लगाई जाएगी। समझ लो 100-200 अगर यूएसएसआर में कोई 2-3 हज़ार फैक्ट्रीज़ है, सबको कहा अब ये बिकेंगी, इन पे ओपन मार्केट में बिकेंगी, इन पे बोलियाँ लगाने लगाएंगे। जैसे वो हिस्ट्री टीवी पे शो आता है ना, वो लॉकर बेचते हैं, वो सारे खड़े होते हैं और वो बेचते हैं। आपको बोलियाँ आपने देखी है, बोली कैसे लगती है, एक चीज़ होती है, उसके ऊपर लोग कहते हैं इतने दूंगा, इतने दूंगा, इतने दूंगा, इस तरीके से। तो ये बोला गया अब ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ है जो पहले सरकार के अंडर में आती थी, अब इन सबको बेच दिया जाएगा। अब बेचेंगे कि इसको नॉर्मल सिटीजन्स को, हर एक रशियन, और आप कह लो जिस भी, हर एक यूएसएसआर के जो लोग थे, किसी भी 15 स्टेट्स के, सबको एक एक वाउचर दे दिए गए कि आप आ जाना इस वाली बोली वाले इसके अंदर, और अगर आपके पास पैसा है तो फैक्ट्री खरीद लेना। अब तुम खुद इमेजिन करो, वो लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ पे जी रहे थे, कलेक्टिव फार्म पे काम कर रहे थे, वेजेस पे जी रहे थे, जो कुछ गवर्नमेंट दे रही थी उसके हिसाब से चल रहे थे, क्या उनके पास इतना पैसा जुड़ा हुआ होगा कि वो कोई फैक्ट्री खरीद ले? नहीं ना। तो एग्जैक्टली दिस हैपेंड। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, इनको अमीर अमीर लोगों ने थ्रोन अवे प्राइसेस पे खरीद लिया, यानी कि सस्ते रेटों पे ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज थी वो बिक गई। और जो लोग जिनको वाउचर्स मिले थे ना, रशिया के और अलग अलग कंट्रीज़ के जो ये लोग थे जिनको वाउचर दिए गए थे कि आप भी जाके खरीद सकते हो, उन्होंने उन वाउचर्स को ब्लैक में भेज दिया, क्योंकि भाई उन पर रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वाउचर्स बेच के खाने का जुगाड़ कर लिया। पहले तो खाना उनकी गवर्नमेंट दे रही थी, तो उन्होंने उसे खाने का जुगाड़ कर लिया। और ये जितनी फैक्ट्रीज थी, फ्रॉम पिन्स टू कार्स, जो फैक्ट्री सब कुछ बनाती थी, इनको थ्रोन अवे प्राइसेस पे बेच दिया गया। और इस चीज़ को बोला गया लार्जेस्ट गैरेज सेल। 1 मार्कर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन में आपको लार्जेस्ट गैरेज सेल पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी जो इंडस्ट्रीज थी, इनकी फैक्ट्रीज थी, जो इनकी एक स्टोन पार थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने जो रशिया की करेंसी थी रूबल, उसको डीरेगुलेट कर दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गिर गई रशिया की करेंसी रूबल, और करेंसी जब कभी भी डाउन जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। अब महंगाई बढ़ी तो लोगों की सेविंग जो थी, वैसे ही वो लोग ना सब्सिस्टेंस पे चलते थे। आप मान लो कि जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन थी उनकी। और सब कुछ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर, जैसे अभी हम इंडिया में देखिए फार्मर्स को सीड्स के लिए सब्सिडीज़ मिलती है, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सब्सिडी मिलती थी, लोग रह रहे थे ऐसे। अब उनके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई, एंड जो महंगाई थी वो बढ़ती चली गई। तो रशिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन थी जो वो पुअर हो गई, यानी कि जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता था वो पुअर हो गया, और जो पुअर था वो तो फिर बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया। और जो कुछ अमीर लोग थे और जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने क्या करा, माइग्रेट कर लिया इन कंट्रीज़। वो इन कंट्रीज़ को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे रहना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, द गवर्नमेंट रिड्यूस सब्सिडीज विच पुश लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल टू पॉवर्टी। जैसी सब्सिडीज गवर्नमेंट की निकल गई, पहले तो सब कुछ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की अथॉरिटेटिव रूल वाली, वही वाली,
वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी, जैसे उन्होंने छीन ली, लोग पुअर हो गए, ठीक है। और इसकी वजह से जो था कुछ लोग जो कुछ समझदार थे वो वहाँ से माइग्रेट कर गए। द शॉक थेरेपी ब्रॉट ruins टू द इकोनॉमीज एंड डिसास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। बिल्कुल ही लोग परेशान हो गए। काफ़ी एरियाज ऐसे थे जहाँ पे माफिया इमर्ज हो गया। क्या हो गया इमर्ज? माफिया इमर्ज हो चुका था। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, माफिया सिस्टम इमर्ज हो गया एंड माफिया ने कंट्रोल कर लिया पूरे के पूरे रशिया को। गाइस, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी में सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में सब कुछ लेकर गए एंड उसकी वजह से लार्जेस्ट गैराज सेल हुई और जितनी भी कुछ बिल्डिंग्स थी, फैक्ट्रीज थी, दैट वर बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट मॉडल, उनको थ्रोन अवे प्राइसेस पे सेल कर दिया गया। तो ये इसका पहला रीजन हो गया या कॉन्सिक्वेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया जो रूबल थी रशियन करेंसी, उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाती है। थर्ड रीज़न क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉल होती है तो उस समय पे सब्सिडीज जो है वो ख़त्म हो जाती है और लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेंट टू द पॉवर्टी, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, माफिया इमर्ज हो गया था। ये पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 पॉइंट्स लिखोगे, फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट माफिया इमर्ज हो जाता है। अब माफिया इमर्ज होने के बाद हमें रशिया का बता रखा है। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो जाती है बिटवीन रिच एंड पुअर। कुछ लोग रिच हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं और पुअर लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर होते चले जाते हैं। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। ये काम हो जाता है हमारे रशिया के अंदर, ठीक है। तो दिस वॉज द सिचुएशन जो इन लोगों ने सोचा तो था कि बहुत मज़े आ जाएंगे कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करके, बट उससे उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बता रखा है इकोनॉमिक एंड सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान दिया। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ और सिर्फ इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे ध्यान दिया, बट जब पे बात आती है गाइस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 15 के 15 जो देश थे, जैसे देखो आप, इंडिया आज़ाद हुआ, जब हम आज़ाद हुए हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। क्या बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी, वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में आती है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार जब भी कोई कंट्री आज़ाद होती है तो उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी होती है। तो इन लोगों ने क्या करा, जब आज़ाद हुए ये 15 की 15 कंट्रीज़, जब रशिया और ये जो बाकी 14 थी, जब ये आज़ाद हुए तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत जल्दीबाजी में इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट था उसको इनॉमरस एग्जीक्यूटिव पावर दे दी। इनॉमरस एग्जीक्यूटिव पावर मतलब प्रेसिडेंट को तो इतनी ज़्यादा पावर दे दी कि प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता है। तभी रशिया के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं एंड बाकी ये जो 14 कंट्रीज़ हैं इनके प्रेसिडेंट भी बहुत पावरफुल थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार लिखी गई वो बदलती थोड़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को बहुत पावर्स दे दी गई, एग्जाम को एग्जीक्यूटिव पावर दे दी बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं, बाकी ये जो कंट्रीज थी इन्होंने प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी। एंड इससे क्या हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी थी, 2 का नाम आपको याद रखना है, UT उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन दोनों को कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट थे, पता है इन्होंने क्या करा, ऑर्डिनेंस पास करके अपना 10 साल आगे बढ़वा लिया अपना। जब इनका खत्म हुआ पीरियड रूल करने का, 10 साल और बढ़वा लिए, और जब वो 10 साल खत्म हुए एक और ऑर्डिनेंस पास करके 10 साल और का इंक्रीज करवा लिया। तो आप मान लो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में 20 साल तक एक ही प्रेसिडेंट ने रूल करा, तो समझ लो यहाँ पे करप्शन ही तो चल रहा था और क्या चल रहा था। और ऑर्डिनेंस मतलब अगर आपको नहीं पता है तो 11 में पढ़ा था, प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर कि अगर वो किसी रूल को ऑर्डिनेंस के टाइम में रूल उन्होंने पास करा, ऑर्डिनेंस के रूप में अगर उन्होंने किसी रूल को पास करा तो वो हर एक को मानना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस पास करके खुद का जो टाइम पीरियड था 20 साल तक आगे बढ़ा लिया, 20 साल तक एक ही प्रेसिडेंट ने रूल करा इन 2 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब आप सोच रहे हो यार कि अगर प्रेसिडेंट ऐसे कर रहे हैं कि अपना टाइम पीरियड आगे बढ़वा रहे हैं, तो जुडिशरी क्या होता है, हमेशा अगर कोई अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी होती है जो जाके न्याय दिलवा सकती है। तो इनकी जो जुडिशरी थी उसने कुछ क्यों नहीं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि इनकी जुडिशरी जो थी गाइज अभी तक बनी ही नहीं थी, अभी तक सेट ही नहीं हुई थी। एक तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जल्दीबाजी में बनाई इन्होंने, ठीक है, जल्दीबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, सारी पावर प्रेसिडेंट को दी थी। ऊपर से अभी जुडिशरी इनकी प्रोसेस में थी, तो यानी कि जब जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने 20-20 साल तक अपने जो समय था वो बढ़वा लिया आगे, उस समय तक जुडिशरी बनी ही नहीं थी। तो अब आप उस समय में इमेजिन करो जब लोगों को न्याय चाहिए होता, लोगों को साथ इनजस्टिस हो रहा था, उन्हें जस्टिस सीख करना होता, तो उनके पास जुडिशरी कोर्ट सिस्टम नहीं था जहाँ पे जाकर वो जस्टिस सीख कर सके। तो डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा शॉक था इनके लिए ये शॉक थेरेपी। पहले क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सबको संभाल रही थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी सब कुछ संभालना, अगर कोई न्याय करना था वो ही करते थे। बट अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी, प्रेसिडेंट अगर मिसयूज़ भी कर रहे थे तो उसके लिए इनके पास अभी तक जुडिशरी थी ही नहीं। तो डेफिनेटली ये अच्छी हालत में नहीं थे। अब इनकी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव होनी शुरू होती है, यानी कि संभलना ये लोग शुरू होते हैं, ये सारी पोस्ट कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ आफ्टर द 2000, यानी कि समझ लो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 साल बाद
2000 में इनकी इकोनॉमीज रिवाइव होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारी मात्रा में ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के समय पे, वी ऑल नो दैट। तो ये कुछ कंट्रीज, इनका नाम याद रखना ऐसे, तुराक, इनका नाम ऐसे याद रख लो आप। तुराक मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान। ये जो कंट्रीज थी, नाम मुश्किल नहीं है, थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे में। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुराक शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो तुराक थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस। पता है आपको कितनी डिमांड है इन सबकी? स्कूटी के बिना तो हम लोग कहीं से कहीं जा नहीं सकते। स्कूटी में क्या डालते हैं? पेट्रोल। तो पेट्रोल के लिए इन कंट्रीज की जरूरत थी हमारे को, ठीक है। तो यही रीज़न था कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू होती है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपनी जो रिसोर्सेज थी उनको। और जो बाकी कंट्रीज थी, ये तो बस कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, बाकी की 10, उनकी इकोनॉमीज कैसे रिवाइव हुई? क्योंकि जब ये पेट्रोल, नेचुरल गैस लेके जानी होती है तो हर कंट्रीज में से पाइपलाइन जाती है, ठीक है। तो बाकी की जो कंट्रीज थी, वहाँ से पाइपलाइन गुजरने लगी, तो उनको रेंट मिलता था, उनकी इकोनॉमी रिवाइव होने लग गई, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप समझ लो चैप्टर कंप्लीट ही है, क्योंकि आखिरी के जो 2 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ज़रूर, ठीक है। कम आता है उनमें से एग्जाम में, ठीक है। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ आपने देख लिया ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी थी, जुडिशियल रिव्यू नहीं था। और रिवाइव कब हुई इकोनॉमी? 2000 के बाद इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू हुई, जब इन्होंने ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये आपके 1 मार्कर्स में आएंगे इन सब कंट्रीज़ का नाम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। यानी कि जब ये सोवियत यूनियन टूट गया तो इसके बाद में जो कंट्रीज़ थी उनमें किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स आए, ठीक है। टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। फॉर्मर मतलब सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इन कंट्रीज़ के अंदर गाइस बहुत ज़्यादा क्या हुआ? सिविल वॉर्स हुए और इंसर्जेंसी हुई। सिविल वॉर और इंसर्जिंग मतलब दंगे फसाद हुए, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई। सबसे पहले आप इनको बस 1 वर्ड और MCQ के लिए लर्न कर लो, इस पर लॉन्ग आंसर आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको लर्न करना है सेशनिस्ट मूवमेंट। अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको ये लिखना है, नंबर 1 पे हुआ सेशनिस्ट मूवमेंट। और ये सेशनिस्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था? ये रशिया के अंदर हुआ था। इन रशिया 2 रिपब्लिक, चेचन्या और दागिस्तान, इन्होंने वायलेंट सोशलिस्ट मूवमेंट करा। यानी कि इन्होंने क्या कहा? हमें रशिया से अलग कर दो। और रशिया ने इनके ऊपर बॉम्ब वॉम्ब गिरा के, काफ़ी गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर तक, रशिया ने इनके ऊपर बॉम्बिंग करी। और उसको जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ करा कि रशिया को ऐसे बॉम्ब नहीं गिराने चाहिए थे। तो सबसे पहला क्या हुआ? सेशनिस्ट मूवमेंट हुए इन चेचन्या एंड दागिस्तान ऑफ रशिया, कि उन्होंने कहा कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, रशिया के साथ जैसे नहीं रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? सेशनिस्ट मूवमेंट, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है। सेकंड, तजाकिस्तान विटनेस अ सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years टिल 2001। देख लो 2001, अभी तुम कोई बच्चे अभी बॉर्न हुए होगे 2001 के अंदर, जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, तजाकिस्तान के अंदर शॉक थेरेपी के बाद कितने साल, 10 साल तक सिविल वॉर रहा। 1 साल के वॉर में ही कंट्री 10 साल पीछे चली जाती है, और लोग कितनी जाने गई होंगी 10 साल के सिविल वॉर में, ठीक है। द रीजन हैड मेनी सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स टू। तो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सेंट्रल एशिया बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। तो ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया था गाइस, जैसे मैं आपको ऊपर वाले मैप पे अभी लेकर जाती हूँ, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, मैप पे आ गए हैं हम। सेंट्रल एशियन कंट्रीज मतलब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनको ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने लग गया था इनके बीच में। क्या था? सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज जिनको ऑयल चाहिए था इनका, उनकी नज़र इनके भी थी। ऑयल कंपनीज बड़ी बड़ी, उनकी नज़र इन पे थी। किस पे? सेंट्रल एशियन। अजरबैजान जैसे मैंने बताया, तुराक क्या कर रहे थे? नेचुरल गैस वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो तुराक के ऊपर अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, इनके ऊपर नजरें पड़ी हुई थी। किसकी? बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज की। और वो इनके बीच में आप कह सकते हो उनका बिल्कुल ये था कि इनका सारा ऑयल हमें मिल जाता है। चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया कहाँ है? आप यहाँ देख सकते हो मैप के अंदर, ये रहा हमारा चेकोस्लोवाकिया। ये पुराना मैप है, यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से पहले का मैप है। ये कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया। ये बीच में से डिवाइड हो जाती है, आधा चेक बन जाता है, आधा स्लोवाक बन जाता है, जो अभी भी आप अपने मैप पे चेक कर सकते हो, चेकोस्लोवाकिया। और दूसरा डिवीजन हुआ था इन द, कहाँ पे? यूगोस्लाविया के अंदर। यूगोस्लाविया जो था उसको तो आप सोच सकते हो पिज्जा के स्लाइसेस की तरह ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल ही छोटे छोटे हिस्सों में ये टूट गया था। सेवरल प्रोविंसेस में यूगोस्लाविया ब्रोक हो गया था, जैसे कि क्रोटिया, सर्बिया, बोस्निया, और यहाँ नीचे हेर्ज़ेगोविना, सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट,
तो मैं गूगल से सर्च करके लर्न करके आपको अगली वाली वीडियो में अच्छे से प्रोनाउंस करके बताऊंगी। यू कैन ऑल्सो टेल मी कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो था यूगोस्लाविया, ये इतनी कंट्रीज़ में प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था। अब ये आपके 1 मार्कर में आएंगे, ठीक है। दिस इज फॉर द 1 मार्कर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस साल। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है सिमरन दीदी, कुछ भी नहीं छोड़वा दिया, ठीक है। आई टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपको याद रखना है अगर आएगा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, किस टाइप के टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बने। तो सबसे पहला टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ रशिया के अंदर, सेशनिस्ट मूवमेंट हुए, कहाँ पे, चेचन्या और दागिस्तान में। उसके बाद तजाकिस्तान में 10 साल तक का सिविल वॉर हुआ। उसके बाद क्या था, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में क्या आया कि सेंट्रल एशिया में जो टसल था कि किसका ऑयल किसको मिलेगा, ऑयल कंपनीज एंड वेस्ट कंट्रीज जो थी इनके ऑयल के पीछे पड़ी हुई थी, ऑयल नेचुरल गैसेस के। चेकोस्लोवाकिया डिवाइड हो गया बिटवीन चेक्स एंड स्लोवाक्स, एंड लास्ट यूगोस्लाविया ब्रोक अपार्ट इनटू सेवरल पीसेस। तो ये 5 पॉइंट लिखोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में सब कुछ क्लियरली गिवन है। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब ये बाकी सारे कंट्री, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो अदर जितनी भी थी, अच्छे रिलेशन थे। बट सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारे किसके साथ थे, रशिया के साथ। ओके, तो इंडिया का हमारा ना रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है बहुत सालों से। अभी आपको आगे भी पता चलेगा, रशिया कई बार जो हमारा कश्मीर का इशू है यूएन के अंदर, उस पर भी हमें सपोर्ट कर देता है। एंड इवन रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छे रिलेशंस आज तक रहे हैं। रशिया हमारा, आप कह सकते हो, अच्छा वाला साथी था, अच्छा वाला फ्रेंड था। जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था तब भी रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। जैसे कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा ना, हमने रशिया के साथ 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी। तो रशिया और इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशन चलते थे हमेशा से ही। तो अब यही पढ़ेंगे इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री का कैसा रिलेशन था। तो आप देख सकते हो, इंडिया मेंटेन अ कॉरियल रिलेशनशिप विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट स्ट्रॉन्गेस्ट किसके साथ था, रशिया के साथ था। सारे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड रशिया था, ठीक है। इंडो रशिया रिलेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी में रशिया के साथ हमारे काफ़ी अच्छे टाइज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। जो रशिया है और इंडिया है, एक बात पे विजन बिल्कुल हमारा सेम है। देखो रशिया भी एक समय पे सुपर पावर था और इंडिया, हम तो सोने की चिड़िया थे। तो रशिया इंडिया दोनों चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था व्हाट इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक ऐसा देश बन जाए, ऐसा दुनिया बन जाए हमारी, जिसमें हर एक इक्वल हो जाए, या कोई भी ऐसा ना हो कि भाई ये सुपर पावर है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, सबको एक दूसरे की ज़रूरत हो, सब कंपैटिबल होके रहे। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो, बोथ कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे अभी इस समय पे अगर हम देखें, चाइना इमर्ज हो रहा है, इंडिया भी इमर्ज हो रहा है, वहाँ एशियान की कंट्रीज इमर्ज हो रही हैं। अभी आप यहाँ देखो, रशिया इज़ ऑल्सो इमर्जिंग और साथ में इजराइल इज़ ऑल्सो इमर्जिंग, अमेरिका तो है ही, ठीक है। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए जिसमें हर एक दूसरे की हेल्प करे, कंपैटिबल होकर रहे, ऐसा कुछ दादागिरी टाइप या बाइपोलैरिटी का सिचुएशन ना हो। तो बोथ शेयर द विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इंडिया और जो रशिया है उसकी बेस्ट फ्रेंडशिप दिखाने के लिए हमें ये भी पता रखा है, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। ओके, अब यहाँ पे हमें ये भी पता रखा है दैट इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रशिया का फ्रेंडशिप बन के। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया हमारी बहुत हेल्प करता है, कश्मीर इशू पे हमारा साथ देता है, एनर्जी सप्लाईज अगर हमें करनी होती है तो उसमें भी हमें रशिया हेल्प करता है, कोल पेट्रोलियम में ऑल दैट, उसमें हमें रशिया हमेशा हेल्प करता है। और अगर हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है, तो रशिया इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करता है, ठीक है। और रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। अब भाई रशिया तो हमारी मदद करता है, पर ताली हम कहते हैं 2 हाथों से बजती हैं। तो हम क्या मदद करते हैं रशिया की, रशिया तो हमारे को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है इंटरनेशनल, और आप कह सकते हो कि हमारी वैसे भी हेल्प करता है, कश्मीर इशू पे भी हमें रिसोर्सेज भी दे रहा है। तो क्यों कर रहा है वो, तो उसको क्यों करता है वो, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। रशिया के सारे गोली बारूद बंदूक जो रशिया में बनती है, जो मिलिट्री का सामान होता है जो रशिया में बनता है, उसके सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हम खरीदते हैं, ठीक है। तो रशिया के लिए हम एक बहुत ही गुड, आप कह सकते हो, कस्टमर है, और रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड भी, हमारे को काफ़ी हेल्प करता है रशिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो देयर इज़ अ वेरी गुड रिलेशन। कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, और हमने काफ़ी सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी इकट्ठे हुए हैं रशिया और इंडिया। अब आप बुक में चेक करोगे ना, तो हमें साइड में एक पॉइंट दे रखे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल वे में रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी करा दूंगी, आप उसे बस रीड कर सकते हो। सारे पॉइंट्स इसमें ये वाले थे, बस कल्चरल पॉइंट में और बता रखा है दैट यूएसएसआर के जो लोग हैं, रशिया के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा ना इंडियन मूवीज़ देखते थे,
और रशिया के अंदर हमारे यहाँ के जैसे नाम होते हैं ना उस ज़माने में, जैसे हीरोज़ थे अमिताभ बच्चन जी हो गए और हमारे जो बड़े बड़े हीरोज़ थे वो नाम वो लोग अपने घर में बच्चों के अपने नाम रखते थे। तो रशिया के अंदर ना हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ चलती थी और रशिया के जो लोग थे वो हमारी जो इंडियन जो कल्चर था उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, हमारी इंडियन मूवीज़ को बहुत पसंद करते थे। तो रशिया एंड इंडिया के वो काफ़ी क्लोजर टाइज थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो हम लोगों ने 80 बायोलिटरल्स एग्रीमेंट भी साइन करे हैं। रशिया कश्मीर इशू पे हमारी हेल्प करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक प्रोग्राम्स में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इंडिया रशिया के लिए लार्जेस्ट सेकेंड आर्म्स मार्केट है। रशिया हमें हथियार बेचता है, ठीक है। तो विद दिस चैप्टर गाइस पूरा हो गया है कंप्लीट। रुको ज़रा, अभी चैप्टर फुल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया भाई 1.5 चैप्टर हो चुके हैं। हेजिमोनी तो कट गया ना, तो हेजिमोनी के 2 जो हिस्से हैं वो इसमें आ चुके हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अफगानिस्तान वॉर, CIS और अरब स्प्रिंग जो इस टॉपिक में ऐड हुआ है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इसकी लास्ट ईयर पढ़ाया था अपने स्मॉल बोर्ड पे, तो उस पर भी अगर आपको अभी जल्दी से चाहिए तो देख सकते हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा न्यू वीडियो का जिसमें मैं आगे का चैप्टर कंटिन्यू। तो अभी आप समझो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी आपका कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपको एडेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभी आप इतना चैप्टर प्रिपेयर करो, कल आपकी नेक्स्ट न्यू वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको एडेड टॉपिक्स करा दूंगी। एडेड टॉपिक्स में है अरब स्प्रिंग, CIS, यूनिपोलर वर्ल्ड, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर। 5 टॉपिक अभी हमें और पढ़ने हैं, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर फिर से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगी बिकॉज ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, वी आर ह्यूमैनिटीज फैमिली एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जल्दी से बताओ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सब कुछ हम कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इंस्टाग्राम से जाकर नोट्स ले सकते हो। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। सब क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।